हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्णा, वालेकुम अस्सलाम। ये लेक्चर रिकॉर्डेड है या फिर लाइव है? जल्दी टाइप करके बताएं। रिकॉर्डेड है? नहीं, लाइव है? नहीं नहीं नहीं, लाइव है, लाइव है, लाइव है, लाइव है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है। तो भैया, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि नहीं, रिकॉर्डेड ही है भाई, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव नहीं है। ठीक है। और वैसे तो मैं लाइव आना चाहता था, लेकिन जब ये लेक्चर आपको मिल रहा होगा, तब मैं कहीं ना कहीं जर्नी में हूँगा। जैसे कि कल हमारी क्लास में डिस्कशन हुआ था कि जो है ईद के लिए मुझे घर जाना पड़ सकता है, तो इसलिए अब आज का लेक्चर कैंसिल जाता तो यार वो उससे अच्छा है कि मैंने सोचा थोड़ी सी दो चार सवाल ही कर लेते हैं अच्छे अच्छे, है ना। तो इसी बहाने हमारा लेक्चर वेस्ट भी नहीं जाएगा और हमारी पढ़ाई का जो रिदम है वो बना भी रहेगा और लॉस भी नहीं होगा भाई। ठीक। तो इसलिए मैंने आपको ये एक लेक्चर आज का रिकॉर्डिंग दिया है, जिसमें बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में भाई साहब, बहुत शानदार मजा आएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए फिर शुरू करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कल हम लोगों ने कवर किया था, क्या क्या कवर किया था भाई? वही वही अच्छे अच्छे सवाल किए थे। कुलम लॉ के बारे में हम लोगों ने बात करी थी और हमने देखा था कि भैया चार्ज को कहां रखें कि भाई वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो वहां हम लोगों ने देखा था कि चार्ज को ऐसी जगह रखना था, कैसी जगह रखना था कि छोरा छोरी के बीच में भाई साहब कभी नहीं आना है और कम मैग्नीट्यूड वाले के पास रहना है। आई होप जो कल का लेक्चर अटेंड किए थे वो सारी बात मेरी समझ गए होंगे। पहले हम लोगों ने 45 मिनट इस बात पे निकाले थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने मीडियम के बारे में बात की थी। मीडियम के बारे में हमें एक बात पता चली थी कि Q1 ने Q2 पर अगर हवा में 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो पानी में भी Q1 Q2 पर 20 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। ठीक। वो अलग बात है कि नेट फोर्स ऑन Q2 वो कम हो जाएगा, इफेक्टिवनेस की वजह से आप कह सकते हो कि वो नेट फोर्स कम हो जाएगा। और नेट फोर्स जो कम हुआ, इसमें एडिशनल फोर्स जिसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो आया ड्यू टू मीडियम। तो आप बोल सकते हो कि जैसे आप Q1 Q2 को पानी में डुबोगे, अब Q2 पर फोर्स लगाने वाले दो बंदे हो जाएंगे। एक हो जाएगा Q1 जो कि उतना ही फोर्स लगाएगा जितना हवा में लगा रहा था, और एक हो जाएगा मीडियम। मीडियम के द्वारा लगाया गया फोर्स की वैल्यू हम बोलेंगे कद्दू, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई साहब कौन सा डायपोल, कौन सा चार्ज कितने डिस्टेंस दूरी पर है, कितना फोर्स कितने एंगल पर है, हमको नहीं पता था ये बात। तो कुल मिला के हम लोगों ने जब देखा कि मीडियम को इन्फिनिटी तक अगर हम लोग फैला के रख देंगे, तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने इस बात को पता किया कि भाई साहब अब नेट फोर्स ऑन Q2 अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना, जो पहले फोर्स F0 लग रहा था ना, उसी को K से डिवाइड मार दो, खत्म कहानी। ये रिजल्ट था जो आपको याद रखना, K से क्या कर दो भाई साहब, डिवाइड मार दो। मतलब मैं आपसे बोलूं ये Q1 है, Q2 है। Q1 ने Q2 पे कितना फोर्स लगाया हवा में? बोले 20 न्यूटन लगाया। बोले अब इन्फिनिटी तक पानी 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 भर दिया। बोले अब बताओ कितना लगाएगा, नेट फोर्स कितना होगा Q2 पर? नेट फोर्स तो आप बोलोगे भाई साहब जितना फोर्स पहले लगा रहा था ना उसको K से डिवाइड करते, खत्म कहानी। इसमें दोनों बातें आ गई, Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स भी आ गया, प्लस मीडियम के द्वारा फोर्स भी लगाया हुआ, मीडियम के द्वारा लगाया गया फोर्स भी आ गया। ये दोनों बातें आ गई है। तो चलो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मजा आने वाला अगले सवाल में है। थोड़ी सी यहां पर स्लाइड आई थिंक यहां पर कोई दूसरी हो गई है, आओ उसको चेंज कर लेते हैं एक बार। नहीं, चलो सवाल शुरू करते हैं, चेंज बेंज कुछ नहीं करते हैं, क्वेश्चन। ठीक है सर, तो सवाल देके किए है, प्लीज क्वेश्चन को समझिएगा, मजा आने वाला है सवाल में, फिर उसके बाद लैंग्वेज के साथ हम लोग बाद में खेल देंगे। बोले सर सपोज मैंने काम किया, ये छत है, ठीक है सर जी, ये छत है। मैंने क्या किया, यहां छत से दो धागे लिए, ठीक है, और दोनों धागों को चार्ज प्रदान करके रस्सी से बांध दिया। ठीक, धागों को नहीं, बॉडी को। मतलब समझो, मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं कि यहां पर एक रस्सी ये रही, और एक रस्सी ये रही, ऐसे। ठीक है सर जी, ओके। हमने क्या किया, इसको भी प्लस क्यू चार्ज दे दिया यहां पर, एक पॉइंट चार्ज, और इसको भी यहां पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और रस्सी की जो दोनों लेंथ है, ये दोनों लेंथ एल है। सिमेट्रिसिटी मेंटेन अभी इस सवाल में, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, थीटा हो जाएगा। ठीक, ये गिवन है। ठीक, रस्सी दोनों सिमेट्रिक है बिल्कुल। ये दोनों रस्सी लेंथ है, लेंथ मतलब समझा सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। अब नहीं दिख रही हो तो मान के चल लेना वही सेम है। तो सवाल ये है, सवाल में बहुत मजा आने वाला है, इसके साथ बहुत वेरिएशंस खेलेंगे इस क्वेश्चन के साथ हम लोग, कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका मास भी दे लेते हैं। चलो, इसका मास m है, इसका मास भी m है, दोनों का मास m है।
ठीक, तो पहला प्रश्न तो ये है कि भाई साहब ये बता दो ये एंगल थीटा कितना होगा, ये दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। ठीक, अगर आप कहोगे कि सर इसकी लैंग्वेज किस फॉर्म में दी होगी, तो लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से दी होगी कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, जिसका चार्ज है Q1 सॉरी प्लस Q और मास है M। आपने उसको दो धागों से बांधकर एक ही पॉइंट से फिक्स करके उसको लटका दिया है। ठीक, एज शोन इन द डायग्राम। समझ मारिए कि अंग्रेजी में कैसा, अंग्रेजी में बताओ सर अंग्रेजी में कैसा होगा। अंग्रेजी में लैंग्वेज ऐसी दी होगी कि 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग द चार्ज Q है ना एंड मास M, ठीक, आर टाइट विद a रस्सी and hinge at a fixed point on the ceiling, ठीक, such that both repel and the string makes the angle theta with the vertical। इस तरीके से आपको सवाल की लैंग्वेज दी होगी, जो कि मैं यहां पे लिख दूंगा थोड़ी देर के बाद, आप उसकी टेंशन ना लो, आप अभी यहां पे फिजिक्स पे फोकस करो। तो अब चार्जेस इक्विलिब्रियम पर है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। बोले ठीक है सर चार्जेस इक्विलिब्रियम में। अब मैं प्रश्न पूछ सकता हूं कि फाइंड, बोले ठीक है सर, पहला प्रश्न सर ये बता दो थीटा कितना होगा। ओके सर, दूसरा प्रश्न सर ये बता दो टेंशन कितनी होगी, रस्सी में भी तो टेंशन होगी ना कुछ ना कुछ। बोले हाँ सर, बोले रस्सी में टेंशन बता दो कितनी होगी। इस प्रकार से हम सवाल यहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है सर, तो क्या करना है सवाल में, ध्यान से देखना, मैं यहीं पर ही डिस्कशन कर रहा हूं इसका। ठीक, आप चाहो तो सवाल को नोट कर सकते हैं और मैं थोड़ा सा तब तक ये लाइन वगैरह खींच लेता हूं लाइक दिस, और इसको भी खींच लेता हूं थोड़ा सा, तब तक आप नोट करो उसको ऐसे। ठीक है सर जी, ओके। तो भैया अगर ये इक्विलिब्रियम पर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था, एक्स्ट्रा लेक्चर 11 क्लास का रिवाइज करने वाला, वहां पे मैंने आपको वेक्टर्स का बेसिक रिवीजन अच्छे से मैंने वहां पे करवाया था, प्लस इस प्रकार के सवालों को भी हल्का सा टच दिया था। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी वो बच्चे समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिन बच्चों ने नहीं किया कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने बोला भाई साहब ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पर है, तो बता दो भाई साहब यहाँ पर एंगल थीटा कितना होगा। आप बोलोगे सर अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो हमको कुछ नहीं करना, हमें बस इस पर देखना है कितने फोर्सेस इस पर लग रहे हैं, और जैसे आप इस पर फोर्सेस निकाल पाओगे भैया फोर्सेस के पास हमें देखना इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब सर नेट फोर्स 0 है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स। मतलब हमको कुछ नहीं करना, हमको एफबीडी बनानी है और सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करके बस इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है। क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे है? बोले हाँ सर इक्विलिब्रियम पर है। मैंने कहा तो इसकी एफबीडी बनाओ। बोले अगर आप एफबीडी बनाओगे तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? बोले सर नीचे लगेगा एमजी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब एमजी तो लगेगा। बोले हाँ सर एमजी लगेगा। और बताओ? बोले सर इधर लगनी होगी टेंशन टी। मैंने कहा ये बात भी सही है, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। बोले यस सर। बोले और बताओ? बोले भैया क्या ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल कर रहा होगा क्या? बोले बिल्कुल कर रहा होगा। बोले भैया इधर वो फोर्स लगा रहा होगा Fe। कितना फोर्स लगा रहा होगा भाई साहब? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा। पहला प्रश्न तो ये दूर दूर क्यों गए हैं भैया? दूर दूर काहे गए? तो भैया दूर दूर ये इसलिए गए क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक, अगर मैं ऐसे ही लटका देता, एक देख यहां पे इस पॉइंट पर दोनों धागों को ऐसे ही लटका देता, इस प्रकार से ऐसे ही, और मान लो इन पे चार्ज ना होता तो दोनों धागे देख ऐसे होते, ऐसे ऐसे, ये एक ही पॉइंट मान ले थोड़ी देर के लिए। ठीक, कुछ इस प्रकार से हो गया। लेकिन आपने इसको भी पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको भी पॉजिटिव चार्ज दिया, अब दोनों रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो भाई साहब ये उधर भागेगा, ये उधर भागेगा। बात समझ मारिए? ठीक है भाई साहब। तो इसलिए यहां पर इस प्रकार का डायग्राम आपको बना के दे दिया है, या आप ऐसे समझो गिवन डायग्राम है, कोई बात नहीं, गिवन डायग्राम इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहां पर। तो भैया अब नेट फोर्स यहां पर क्या होना है? 0। तो नेट फोर्स 0 होने से पहले आपने फोर्स लगाया, आपने बोला नीचे mg लगेगा, इधर टेंशन लगेगा और इधर Fe लगेगा। बोले Fe इधर क्यों लगेगा? बोले भाई साहब दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन की तरफ Fe लगता है। बोले हाँ सर ये बात भी सही है। सर Fe लगेगा कितना? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम लोग बाद में पुट कर देंगे। ठीक है सर। तो बोले ठीक है सर। बोले अब बताओ क्या करें? मैंने कहा अब बताओ क्या करें? मैंने कहा अब भैया एक काम करो, यहां पे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो भैया प्यार से। बोले सर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा। ठीक है सर जी। इधर टी लग रहा है तो ऊपर कितना फोर्स लगेगा? बोले टी कॉस थीटा। मैंने कहा इधर कितना लगेगा भाई? बोले टी साइन थीटा। मैंने कहा क्या ये इक्विलिब्रियम में है? बोले यस सर ये इक्विलिब्रियम में है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या आप लिख सकते हो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, और आप लिख सकते हो टी साइन थीटा बाएं वाला फोर्स बराबर दाएं वाला फोर्स Fe। क्लियर है? बोले हाँ सर जी क्लियर है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है सर जी। और बताओ क्या करें? मैंने कहा बस इनको डिवाइड मार दे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या निकल कर आ जाएगा? टेन थीटा बराबर Fe बाई mg। तो इसका मतलब क्या यहां से आप थीटा निकाल पा रहे हो? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थीटा, आप बोलोगे थीटा बराबर tan इनवर्स Fe बाई mg।
अब कोई कहेगा सर एफ भी तो बता दो कितना होगा, मैंने कहा जाओ भैया एफ भी निकाल ले। तो अगर मैं एफ के बारे में बात करूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, आप लिखोगे एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के कितना होता है, बोले सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोले आर क्या होगा, सर आर होगा दोनों के बीच का सेपरेशन, तो इसका मतलब आर स्क्वायर। लेकिन क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, सर ये R है क्या भैया, ये R जो है ना, ये R तो दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है, ये है R। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, जरूरी थोड़ी ना कि वो तुझसे R के टर्म में सवाल पूछेगा, वो तो कहेगा भैया रस्सी की लेंथ L है, आप L के टर्म में आंसर दो। तो आप बोलोगे, बोले भाई ये वाली लेंथ कितनी है L, ठीक है सर, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी L cos थीटा, तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी L sin थीटा। आई होप इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आती होगी। क्या बोले सर ये वाली लेंथ कितनी है स्मॉल एल, तो ये कितना हो जाएगा एल साइन थीटा, ये भी कितना हो जाएगा एल साइन थीटा, क्योंकि ये भी एल है तो भैया ये भी एल साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाली लेंथ वर्टिकल वाली एल कॉस थीटा हो जाएगी। ये एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा, दोनों के बीच का सेपरेशन 2l साइन थीटा, तो आप लिख सकते हो बोले आर क्या है 2l साइन थीटा। इसका मतलब आप जैसे यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे 2l साइन थीटा, आपको यहां पर इसका होल स्क्वायर, आपको यहां पर एफ भी पता चल जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो भैया देख कितना बढ़िया मजेदार सवाल था। अभी इसमें और अभी और वेरिएशन खेलेंगे हम लोग इस सवाल में। बोले यस सर, आई होप यहां पर आपको चीजें क्लियर होंगी। भैया ये हो गया एफ ई, अगर किसी को यहां पर ज्यादा चाहिए तो आप एफ ई की वैल्यू चुपचाप यहां पर पुट कर दीजिएगा, तो थीटा का टर्म बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आ जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट छोटा सा ही है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स। आ रही है बात समझ में। तो एक काम करो, सबसे पहले आप इसको नोट करो फटाक से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से नोट करो। लिख लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल लैंग्वेज से कैसे दिया जाएगा ये मैंने यहां पे लिख दिया है। अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख सकता है, और अगर आप लिखना ना भी चाहो तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कि यहां पर कुछ इस प्रकार की लैंग्वेज दी होगी, 2 आइडेंटिकल पिच बॉल, ठीक है, कोई सी भी बॉल दी हो सकती है यार, पिच बॉल हो, कैसी बॉल हो, या चार्ज हो, कुछ क्या फर्क पड़ता है। उसने बोला कैरिंग ए चार्ज क्यू एंड मास एम, मास एम लिखना भूल गया बोले कोई बात नहीं, आज सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, ठीक है, by 2 string of equal length L, find the mass of the each ball if angle between string is 2 थीटा। मतलब मैंने जो सवाल दिया उसमें मैंने मास और चार्ज देके आपसे थीटा पूछ लिया, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि थीटा देके मास पूछ ले, तो बात तो वही है भाई साहब। इन दैट केस आप क्या करोगे, बोले सर थीटा यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे मास निकल जाएगा एफ ई बटे जी इंटू टेन थीटा। कुल मिला के आपको सवालों के साथ खेलना है बेटा, कुछ रटना नहीं है, ठीक है। आप ये मत समझना बोले नहीं हमें तो बस यही आता है कि आप चार्ज और मास देकर थीटा निकालना आता है, थीटा दे देने को हम मास नहीं निकाल सकते। बात वही है, जेई के लिए आपको हर सवालों के साथ, हर तरह के प्रश्न के साथ आपको खेलना आना चाहिए। अभी तो खेलेंगे इस सवाल में हम लोग, तो आई होप इस सवाल में आपको मजा आया है। इस सवाल के मजे को और बढ़ाने के लिए ध्यान से देखो, और हम क्या क्या गेम खेलने वाले हैं। सब लोग पेन नीचे रख दें क्योंकि गाड़ी निकलने वाली है, ठीक है। फिर मत कहना कि सर एकदम अरे सर आपने तो मतलब 15-20 मिनट में तहलका मच गया यहाँ पर, तो यस 15-20 मिनट में तहलका मचने वाला है। आप सब लोग पेन नीचे रख दीजिएगा, ठीक है, ध्यान से बढ़िया तरीके से सुनिएगा और अपने दिमाग को मेरे साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लिखने का काम अपन बाद में कर सकते हैं, उसका मौका मैं आपको बाद में दे दूंगा। बोला ठीक है सर जी, ये बात तो समझ में आ गया सर। यहाँ पे tan थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी आ गया। एफ ई की वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो के क्यूब इनटू बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हम लोग लिख देंगे 12 sin थीटा। मैंने कहा ठीक है। अब बोले सर अगर मैं ऐसा बोलूं, कैसा बोलूं कि सर यहां पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इसका मास भी है m, इसका मास भी है m, मतलब दोनों बॉल का, ये दोनों पॉइंट मास का जो मास है मैंने सेम दे रखा है, चार्ज भी मैंने सेम दे रखा है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि भाई अगर ये वाला एंगल थीटा 1 था, ये वाला एंगल थीटा 2 है, तो थीटा 1 बराबर हो जाएगा थीटा 2। हाँ सर, सिमेट्रिसिटी सर ये कैसे, मैंने कहा ये ऐसे, ये यहां पे लिखा हुआ है बढ़िया तरीके से। अगर इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ चार्ज सेम है, मास सेम है, तो वो तो हमको सिमेट्रिसिटी दिख रही है ना। क्या वो सर ऐसा कैसे दिख रही है सर, मैंने कहा भाई तो एक बात बता, इस चार्ज ने इस चार्ज पर अगर इधर फोर्स एफ ही लगाया तो ये वाला चार्ज भी तो इस वाले चार्ज पर इधर फोर्स एफ ही लगाएगा। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। मैंने कहा मास भी दोनों के सेम है तो नीचे एमजी भी सेम रहेगा। बोले ये बात भी सही है। बोले भाई जब एफ और एमजी दोनों पे सेम हो गया तो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब टेंशन भी सेम हो जाएगी दोनों रस्सियों में। सर टेंशन कैसे सेम हो जाएगी सर, मैंने कहा टेंशन ऐसे सेम हो जाएगी कि अगर मैं तुझसे पूछता कि यहां से टेंशन बता कितना होगा टेंशन, तो आप ही बोल सकते हो सर इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो। इसका स्क्वायर करोगे टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टी स्क्वायर कॉमन निकल के आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो टी बराबर आ जाएगा अंडर रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर।
सिंपल सी मैथमेटिक्स है यार। अब ये मत कहना नहीं नहीं सर ये कैसे आया, ये बताओ हमको। भाई इसका स्क्वायर किया तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर एफ ई का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर किया टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम जी का होल स्क्वायर। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ऐड करोगे टी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा बराबर एफ ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाओगे तो अंडर रूट हो गया। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आई होप इतनी कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो, करना चाहिए आप लोगों को, कि मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई अगर दोनों का पे चार्ज सेम है और दोनों का मास भी सेम है, ठीक है सर, तो एम सेम हो गया। मैंने कहा हाँ, एफ ही तो सेम होना ही है। क्यों? ए ने बी पे जितना फोर्स लगाया बी भी वापस ए पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है सर, तो जब ये भी सेम तो टेंशन भी सेम हो गया। इसका मतलब अगर मैं दोनों का मास सेम मान लूं, दोनों पे चार्ज सेम मान लूं, तो आप यहां देखकर लिख सकते हो इन दैट केस थीटा भी सेम होगा, दोनों साइड टेंशन भी सेम होगी क्योंकि एफ ही सेम है और मास भी सेम है। ठीक है सर, मतलब ये दोनों सिमेट्रिसिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है सर, ओके सर, ये तो वही सवाल है जो थोड़ी देर पहले आपने कराया था। इस बार नया क्या है? मैंने कहा नया ये है, काश आप लोग लाइव होते, ठीक है, तो मैं आपसे सवाल पूछता कि नया ये है कि अगर मैं कह दूं भाई ये Q1 है और ये Q2 है, बात समझ में आ रही है? ये दोनों यहां पे चार्ज मैंने सेम माने थे, अब मैंने चार्ज अलग अलग मान लिया और मैं ऐसा कह दूं कि Q1 और Q2 बराबर नहीं है, लेकिन मास सेम है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। ठीक, मतलब मैंने Q1 बराबर Q2 मैंने बोला Q1 Q2 बराबर नहीं है लेकिन मास सेम है, ये मैंने गिवन कर दिया। तो अब मुझे बताओ ये θ1 और ये θ2 दोनों क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे या नॉट इक्वल होंगे? अब तुम कैसे बताओगे यार, रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है, लाइव होते तो अपना दम दनाते हुए तुम टाइप करते हाँ नो, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर है तो क्या हुआ, अपनी बॉन्डिंग कमजोर नहीं होनी चाहिए। आप अभी के अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं सारे कमेंट बाद में पढ़ूंगा, मैं बाद में देखूंगा भाई साहब कि जब लेक्चर समाप्त हो जाएगा मैं देखूंगा भाई साहब कितने बच्चे सही कर रहे हैं कितने बच्चे गलत कर रहे हैं, लेकिन कमेंट डिलीट नहीं करेगा तू। ये नहीं कि तूने गलत आंसर दे दिया और फिर बाद में पता चला कि हाँ आंसर गलत दिया फिर तू उसको डिलीट कर दे, बेइज्जती हो रही है, नहीं। तो सब लोग नीचे कमेंट करो। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे θ1 θ2, ठीक है, ये वाला पार्ट है पहला सवाल, ये है सपोज दूसरा सवाल और वो है तीसरा सवाल। ए बी सी मान लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सी में क्या खेलेंगे थोड़ी देर के बाद देखेंगे। आप नीचे बताओ कि बी वाले पार्ट में θ1 θ2 के बीच का रिलेशन क्या हो, क्या दोनों बराबर होंगे, क्या दोनों अलग अलग होंगे? आई होप आप शायद ये बात बताने वाले होंगे। मुझे पूरा भरोसा इस बैच पे कि आप लोगों ने θ1 डज नॉट इक्वल टू θ2 लिख दिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं आप लोगों को मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने ये आंसर किया होगा, और जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, गलत है, क्योंकि इस सवाल का जो आंसर है वो है मेरे भाई θ1 बराबर θ2 होगा। सर θ1 बराबर θ2 कैसे हो जाएगा सर, ये तो गलत बात है। मैंने कहा भाई कैसे होगा, ध्यान से देख। तू मुझे एक बात बता, अगर चार्ज अलग अलग है तो क्या हो गया? अबे चार्ज अलग अलग है तो क्या हो गया सर, क्या हो गया मतलब? मैंने कहा अगर चार्ज अलग अलग है तो मुझे ये तो बता दे होगा क्या। पहले ये तो बता, जो कुछ भी तुक्का मारने जा रहे हो उससे पहले ये एक बात बताओ, अगर मैं दोनों को इस लाइन से कनेक्ट करूं, बोले ठीक है, अगर इसने Q1 ने Q2 पर इधर फोर्स लगाया Fe, बोले हां सर, तो Q2 भी तो Q1 पर इधर Fe फोर्स लगाएगा ना। वो अलग बात है कि Fe की वैल्यू बदल गई, Fe की वैल्यू बदल गई, नीचे कौन लग रहा था भाई साहब, नीचे लगेगा mg, तो Fe की वैल्यू बदल गई तो थीटा बदल जाएगा, लेकिन थीटा आपस में तो सेम ही होगा ना। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैं आपसे पूछता इस सवाल में, ध्यान से समझ, कि भाई हो सकता है कुछ बच्चों 500 निकला, मैं एक बार फिर से बताता हूं, इस चार्ज ने इस चार्ज पर कितना फोर्स लगाया? Fe, ठीक है सर, तो Q1 ने Q2 पर अगर Fe लगाया तो Q2 भी तो Q1 पर Fe लगाएगा। हां सर, वो अलग बात है कि ये वाला Fe इस वाले Fe के मुकाबले कुछ और होगा। क्यों कुछ और होगा? क्योंकि यहां पर अगर मैं आपसे बात करूंगा कि यहां जो Fe की वैल्यू होगी वो यहां Fe की वैल्यू होगी K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बोले हां सर, K की वैल्यू रख देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, यहां Fe की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोले सर यहां Fe की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू रख देते हैं यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अलग अलग हो गई, क्योंकि यहां पर Q दोनों सेम है,
मान लिया 2 कूलम, तो ये भी 2 कूलम, तो ऊपर प्रोटेक्ट 4 हो गया। यहां हो सकता है 2 कूलम और मैंने लिख दिया इसको 4 कूलम, तो ये 8 हो गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं इस सवाल के एफई को इस सवाल के एफई से कंपेयर करूं तो यस, ये बात सही है कि एफई बदल गया तो थीटा भी बदल जाएगा, लेकिन ये दोनों थीटा भी तो सेम होंगे ना। ये दोनों थीटा तो इसलिए सेम होंगे, सिमेट्रिसिटी अभी भी मेंटेन है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको मिटा के थोड़ा स्पेस बना देता हूं उधर, सिमेट्रिसिटी तो मेरे भाई अभी भी मेंटेन है ना। वो सर क्यों मेंटेन है? क्योंकि दोनों का मास सेम है। अगर इस पे इधर mg लग रहा है तो इस पे भी तो मेरे भाई नीचे mg लग रहा होगा, ऐसे। आई होप ये बात तुझे समझ में आ रही होगी। क्या तू भाई इसके लिए बता, इस पे एफई किधर लगा? आगे। इस पे एफई किधर लगा? पीछे। इस पे mg किधर लगा? नीचे। इस पे mg किधर लगा? नीचे। क्या दोनों साइड mg mg है? हाँ सर, दोनों साइड mg mg। तो सिमेट्रिसिटी तो यहां भी मेंटेन है, तो θ1 बराबर θ2 हो जाएगा। बोले यस सर, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं भाई मुझे यहां थीटा पता कितना होगा, बोले आंसर यहां भी उतना ही होगा। यहां पर आंसर अभी भी यही लिखोगे, tan θ बराबर एफई बाई mg। बस ये जो एफई है पिछले सवाल के मुकाबले ये एफई बदल गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं इंडिविजुअल सवाल मान के चलूं कि भाई ये हमारा सवाल है कि चार्ज Q1 Q2 दे रखे हैं और चार्ज Q1 Q2 दे रखा है, दोनों का मास सेम दे रखा है, तो बताओ रस्सी वर्टिकल के साथ दोनों ने बराबर एंगल बनाया या अलग अलग एंगल बनाया? आप बोलोगे सर दोनों ने बराबर एंगल बनाएगा, साफ साफ दिख रहा है सिमेट्रिसिटी मेंटेन है। चार्ज अलग अलग हो गए तो क्या हो गया? मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यहां पे दोनों चार्ज सेम थे, ठीक है सर, यहां दोनों चार्ज अलग अलग है, अलग अलग हो गया तो क्या हो गया बे? Q1 ने Q2 पर अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा तो Q2 भी तो Q1 पर 50 ही न्यूटन का फोर्स लगाएगा ना। तो इसने इस पे अगर आगे Fe लगाया तो ये भी तो इस पे पीछे की तरफ Fe लगाएगा ना। तो सिमेट्रिसिटी तो अभी भी मेंटेन है। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये ठीक है, ये तो बढ़िया से चॉकलेट क्वेश्चन था सर। θ1 बराबर θ2। सर और वेरिएशन करो सर, और करो, शायद आपके दिमाग में किसी बच्चे दिमाग में ये आ रहा हो, सर ये चार्ज तो दोनों पॉजिटिव थे। मैंने कहा हाँ। बोले दोनों चार्ज अगर निगेटिव होते तब क्या होता? मैंने कहा ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। बोले हाँ सर। मैंने कहा दोनों निगेटिव होती तब भी रिपेल करते, तब भी आंसर सेम होता। ये दूसरा वेरिएशन। अच्छा सर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाए फिर क्या होता? मैंने कहा एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो जाए। मैंने कहा हाँ, तब दोनों आते और दोनों चिपक जाते। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव छोरा छोरी आते, चिपक जाते भाई साहब, बिल्कुल। तब वर्टिकल के साथ कितना एंगल हो जाता सर? तब वर्टिकल के साथ एंगल 0 डिग्री हो जाता। मन का ये बात भी सही है भाई साहब, बिल्कुल। क्यों 0? क्योंकि दोनों चिपक जाते हैं, ऐसे सीधे सीधे हो जाते हैं, बिल्कुल चिपका चिपकी हो जाती है दोनों के बीच में। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके, बात भी समझ में आ गई। बोले सर थोड़ा और खेलते हैं इसके साथ। मैंने कहा हाँ चलो और खेलते हैं, तीसरा पार्ट। बोले सर अगर मैं ऐसा कह दूं कि इफ, मैंने कहा हाँ बताओ सर, Q1 Q2 के बराबर नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, M1 भी M2 के बराबर नहीं है। मान लो M1 बड़ा हो गया M2 से, मतलब अब मास बराबर नहीं है। मास एक का भारी है एक का हल्का है, एक मास भारी है एक मास हल्का है। बोले सर अब क्या होगा? मैंने कहा यार क्या ये बात समझ में आ रही है? जिसका मास ज्यादा होगा, हल्का सा आइडिया ले ले यहां पर सर, जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए थीटा कम हो जाएगा। एफई तो सेम रहेगा, यहां चेक करके देख, एफई वाला जो टर्म है ये तो सेम रहने वाला है, क्योंकि ए ने बी पे जितना फोर्स लगाया बी भी वापस ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा। बोले हाँ सर। मैंने कहा तो जिसका मास ज्यादा उसका टेन थीटा कम, उसका थीटा कम। इसका मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मास अगर अलग अलग हुआ तो आप ये बोलोगे सर जिसका मास ज्यादा है, सपोज M1 का मास ज्यादा है, तो सर हम ये बोल सकते हैं कि अब यहां पर कहानी अलग हो जाएगी। जो M1 वाला मास है उस वो कम एंगल बनाएगा लाइक दिस, और जो M2 वाला है वो यहां पर ज्यादा एंगल बनाएगा लाइक दिस। मतलब आप बोल सकते हो θ1 लेस देन θ2। ये है M1, ये है M2। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये सही है। अब यार θ1 θ2 निकालना थोड़ा सा मुश्किल है मैथमेटिक्स में, इसलिए वो आपसे पूछेगा भी नहीं। आपसे बस वो कंपेयर करवा सकता है कि भाई ये बता दे कि एक का मास ज्यादा एक का मास कम है, तो बता दो किस तरफ एंगल ज्यादा होगा किस तरफ एंगल कम होगा। तो आप बोलोगे सर जिसका मास ज्यादा, क्योंकि अगर मास ज्यादा हो गया तो सिमेट्रिसिटी अब नहीं रही। ठीक है, अगर आप यहां देखो, बोले यार यहां पर ये भी mg ये भी mg, अगर मैं इसको 100 mg कर दूं और इसको मैं mg कर दूं तो यार ये फोर्स तो ज्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब नीचे की तरफ जो है जाहिर सी बात है ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो अब दोनों साइड सिमेट्रिसिटी थोड़ी ना रही। इसको याद रखने का तरीका ऐसा है, अगर कभी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रख लेना, भैया आपने ना रस्सी में इधर लटका दिया हाथी, ठीक है, चल हाथी की फील तुझे कम आएगी, कद्दू की फील ज्यादा आएगी। इधर तूने लटका दिया बड़ा कद्दू, ये बड़ा कद्दू, भारी कद्दू,
ठीक, और इस तरफ तूने लटका दिया कोई हल्का सा एकदम हल्का सा कोई मास, छोटा सा मास, तो जाहिर सी बात है छोटा सा मास होगा तो वो उसको रिपेल करेगा, वो ज्यादा ऊपर तक भेज देगा। जो ज्यादा भारी होगा, है ना, जो ज्यादा भारी होगा जाहिर सी बात है वर्टिकल लाइन के उतना ही क्लोज होगा। ये शायद आपको फील भी आ रही होगी, है ना, ये आपको फील भी आ रही है। इसका मास कम है, ठीक है, फोर्स तो इसने भी उस पर उतना ही लगाया होगा, तो भाई साहब ये थोड़ा रिपेल करके बहुत दूर चला गया। इसका mg बहुत ज्यादा है, तो भाई साहब जाहिर सी बात है ये थोड़ा नीचे की तरफ रहेगा। और अगर ऐसे ना दिख रहा हो भैया तो मैं बोलूंगा आप इसको ऐसे देख लो। कैसे देख लो भाई साहब, आप इसको यहां से देख लो, जिसका मास ज्यादा उसका थीटा कम, खत्म कहानी। ठीक है सर, लिखना मत अभी कुछ भी। ठीक है सर, ये वेरिएशन तो समझ में आ गया। सर और क्या क्या सवाल में पूछा जा सकता है? ठीक है, मैंने कहा और बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। बोले क्या? बोले सर इस पूरे सिस्टम को, अब ध्यान से सुनना भाई साहब, अगला पार्ट देख कितने सवाल है, मैं तो बहुत सारे सवाल कराना चाह रहा हूं भाई। पहला हो गया, ठीक है सर जी, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया, ठीक है, ये चौथा, ये सी था, सी वाला पार्ट हो गया, ठीक है सर जी। अब डी वाला पार्ट थे क्या? मैंने कहा पूरे सिस्टम को चांद पे ले जाकर रख दे। अब तू क्या, चांद पे ले जाकर रख दे? मैंने कहा हाँ भाई, इस पूरे सिस्टम को अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने इस पूरे सिस्टम को मून पे ले जाके रख दिया, और मैं अब आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया बता दे यहाँ पे थीटा कितना होगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू बता दे, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू बता दे, मास की वैल्यू बता दे, तो सीधा बोलेगा अरे सर अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि tan थीटा जो रिजल्ट अभी आया था वो कितना आया था सर, वो आया था FE/mg। मैंने कहा हाँ भाई बताया तो यही था। बोले तो सर इसका मतलब ये हुआ अगर आपने यही पूरे सेटअप को चांद पे ले जाकर रख दिया तो Fe तो सेम रहने वाला है, क्योंकि चार्ज तो बदलेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब चांद पे ले जाओगे तो चार्ज बदल जाएगा, तो चार्ज तो सेम रहेगा, तो फोर्स भी सेम रहने वाला है वहां पर। सर इसमें बदलेगा कौन सा? चांद पे जी की वैल्यू बदल जाती है। अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा तो आपको यह तो दिख रहा है ना यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे जी की जगह क्या लिख दोगे? जी ऑफ मून। बोले हाँ सर सही कह रहे हो सर, तो इसका मतलब जी पे जी, चांद क्या किसी भी प्लेनेट पे रख दे बे, उस प्लेनेट का जी तेरे को पता होना चाहिए, उस प्लेनेट का जी तेरे को पता होना चाहिए। तो बोलेगा सर मैं यहां पर जी की वैल्यू पुट कर दूंगा। शायद आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, जो जी ऑफ मून होता है वो अप्रोक्सीमेटली G0/6 होता है। अर्थ का जो जी होता है ना 10, उसका 1/6 होता है। तो बस आप यहां पर चुपचाप G/6 पुट कर दोगे, सॉल्व करके tan थीटा निकाल लोगे। बात समझ में आ रही है? जिन बच्चों ने ग्रेविटेशन पढ़ा है वो अब इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। आप याद करो ग्रेविटेशन में आपके सामने सवाल आया करते थे कि देयर आर 2 प्लैनेट, एक प्लैनेट का मास m है, एक प्लैनेट का मास 4m है, एक की रेडियस r है, एक की रेडियस 9r है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द g। याद आ रहा है? तो बिल्कुल उसी प्रकार अब यहां पर भी सेम सवाल बनाया जा सकता है कि सेटअप को किसी एक प्लैनेट a में रख दिया और किसी एक प्लैनेट b में रख दिया, ठीक, और प्लैनेट ए का मास दे देगा, प्लैनेट बी का मास दे देगा, प्लैनेट ए का रेडियस दे देगा, प्लैनेट बी का भी रेडियस दे देगा, कह देगा भैया वहां पर इन दोनों सेटअप को लटका दिया गया है, और भैया हमको तो बस इतना बता दो कि थीटा का रेशियो कितना होगा, tan थीटा 1/tan थीटा 2 कितना होगा। अब ये तेरा जे एडवांस की तरफ के सवाल बन गए। बात समझ में आ रही है? इसी बात को लैंग्वेज में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, 6-7 लाइन में लैंग्वेज में समझाएगा ताकि 2-3 में तेरे सवाल समझने में लग जाए, और फिर आपको वहां पे थोड़ी कैलकुलेशन करवाएगा और तेरा जे एडवांस का बढ़िया सवाल बनकर तैयार हो जाएगा कि इसी सेटअप को कह देगा भैया चाहे एक प्लैनेट ए पे रख दिया, एक प्लैनेट बी पे रख दिया, ठीक, प्लैनेट ए का मास m है, इसका मास 4m है, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 3r है, ठीक, कह देगा भाई साहब अब दोनों चार्जेस हैं वो सेम है, दोनों का मास भी सेम है, वर्टिकल के साथ अगर एक इस जगह एंगल θ1 बनाया, इस जगह एंगल θ2 बनाया, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द θ1 टू द θ2। खत्म सवाल। खेल सवाल के साथ सीधा बोलेगा सॉल्यूशन सर tan θ1 बराबर Fe/mg। Fe तो सेम रहने वाला दोनों केस में, अगर वैक्यूम है तो इसका मतलब मास भी सेम उसने बोल ही दिया, ठीक, इसका मतलब जी के इनवर्स प्रोपोर्शनल आ गया। आप सीधा बोलोगे सर tan θ1/tan θ2 बराबर G2/G1। जो जी आना था उसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा। बस ऐसे ही सवाल यहां पर जो है बनाए जा सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी के साथ सवाल बना देगा, आपको पता होगा एस्केप वेलोसिटी भी हम लोगों ने पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो जिन लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा है वो तो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, जिन लोगों ने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा पैनिक मत हो, टेंशन ना ले। जैसा मैंने बोला था कि ग्रेविटेशन वाला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के समाप्त होने के बाद मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तब आप जो है इस तरह के सवालों को देखोगे, तब आप उस टाइम पे रिवाइज कर लेना। अभी के लिए मैं आपको बस बताने जा रहा हूं कि इस तरीके के सवाल यहां पर बनाए जा सकते हैं। पासवर्ड में और कुछ नहीं तो देखिए, देख ले सी डी के बाद ई वाला पार्ट। बोले पूरे सिस्टम को हमने लिफ्ट के अंदर रख दिया, ठीक है, पूरे सिस्टम को लिफ्ट के अंदर रख दिया, ऐसी लिफ्ट के अंदर रख दिया जिसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ 2 है, 2 मीटर पर सेकंड उसका। याद आ रहा है? पूरे सेटअप को हमने ऐसे बना के रख दिया कि भाई साहब हमने एक काम किया, दोनों का मास सेम रखा और दोनों का मास सेम रखा, दोनों पूरे 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 सिस्टम को हम लोगों ने लिफ्ट के अंदर रख दिया ऐसे। मजा तो बहुत आ रहा होगा आज तुझे, बस आज तेरी खुशी देखने का मौका नहीं मिल रहा यार मुझे, ना तेरे कमेंट देख के मुझे बहुत मजा आता कि जब भाई साहब इस तरह सवालों के साथ आप खेलते कि भैया ठीक है लिफ्ट के अंदर रख दिया और मैं तुझसे पूछूं भाई ये वाला एंगल भी थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है, इसका चार्ज Q, इसका मास M, इसका चार्ज Q, इसका मास M।
बोले अब कैसे करोगे? बोले सर जब भी कोई सवाल लिफ्ट के अंदर रख दिया करते थे, हम लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाया करते थे, और आपको याद होगा अगर हम लिफ्ट के अंदर जाके बैठ गए थे तो एक कंसेप्ट था जी इफेक्टिव वाला, कि जहां जहां जी होता था वहां वहां हम लोग जी इफेक्टिव रख दिया करते थे। बोले मतलब? बोले सर सवाल में वही है, सवाल में वही है, कोई अंतर नहीं है। बोले टेन थीटा बराबर, पहले आप बोले थे एफ ई बाई एम जी। मैं कहा हाँ भाई एफ ई बाई एम जी बोला था। बोले अब जी की जगह जी इफेक्टिव, खत्म। जिन बच्चों ने 11वीं क्लास अच्छे से पढ़ी है वो अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं उस चीज को, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो प्लीज आके जी इफेक्टिव का कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर ले। यूट्यूब पे मैंने क्लास में मैंने वहां पे समझा भी रखा है, जो मैंने आपको बोला था ना माइंड मैप सीरीज, आप वहां से भी देख सकते हो, वहां पे मैंने ये वाला कंसेप्ट समझा भी रखा है। नहीं तो कोई बात नहीं, अब मैंने समझा दिया ना कि अगर आप लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाते हो तो आप ऐसी दुनिया में आ गए हो, ठीक है, जिस दुनिया के लिए आप जी की जगह जी इफेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें सूडो फोर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है। सूडो फोर्स और एमजी के इफेक्ट को ही, एमजी के रिजल्टेंट को ही हमने एमजी एम इंटू जी इफेक्टिव बोला था। बोले ठीक है सर। बोले यहां पे जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी? बोले भैया जी इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगी, अगर लिफ्ट ऊपर ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाती है तो जी इफेक्टिव वैल्यू हो जाती है जी प्लस ए, और अगर नीचे जाती है तो जी माइनस ए। हो गया सवाल, हो गया सवाल, खत्म सवाल, खेल सवाल के साथ। बोले ठीक है सर जी इसमें मजा आ रहा है। मैंने कहा और खेलते हैं, रुक जाए एक मिनट, ई के बाद एफ वाला पार्ट। बोले हमने इस पूरे सेटअप को ऐसी जगह रख दिया, ऐसे लिफ्ट के अंदर रख दिया जो फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब लिफ्ट जो है मेरे भाई वो नीचे गिर रही है नीचे, नीचे ऐसे। अगर लिफ्ट नीचे गिरती है तो ए का जो उसका जो एक्सेलरेशन होता है ना वो जी होता है, लाइक दिस। मतलब आप समझ जा, मेरे सामने डब्बा नहीं है, मैं एक डब्बा ले लूं, डब्बे में चार्जेस वगैरह रख दूं, ऐसे सेट कर लूं, ये डब्बा ले लूं वाला डब्बा, और मैं इसको छोड़ दूं तो वो नीचे गिरेगा धार धार धार। अब मैं तुझसे पूछूं थीटा 1 थीटा 2 बता, तो क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं अभी कि सर जब अगर नीचे फ्री फॉल हो रहा होता है तो यहां पर जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 होती है। जी इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 0 हो जाती है। ठीक है सर जी, और अगर जी इफेक्टिव 0 हो गया तो आप सीधा बोलोगे, बोले टेन थीटा बराबर सर एफ ई बाई एम इंटू जी इफेक्टिव। अगर मैं आपसे बोलूं जी इफेक्टिव 0 हो गया तो टेन थीटा समथिंग अपॉन 0, इसका मतलब टेन थीटा विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी, थीटा बराबर निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। और 90 डिग्री आने का क्या मतलब हुआ? सर ये वाला एंगल 90 हो गया, ये भी एंगल 90 हो गया, इसका मतलब एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर, ऐसे सेटअप हो जाएगा, ताकि वर्टिकल के साथ दोनों ने जो एंगल बनाया 90, ये वाली लेंथ एल, ये वाली लेंथ एल। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? अच्छा मजा तो बहुत आ रहा है सर। मैंने कहा अब सुनना एक मिनट, अभी सवाल खत्म हुआ है? अब मैं तुझसे कहूंगा भाई यहां पे टेंशन बता दो कितना होगा, ठीक है? अब देख कितना बढ़िया सवाल है, पूरा सेटअप एक्सप्लेन कर देगा कि भाई साहब दो चार्ज से एक पे चार्ज क्यू था, दूसरे और उसका मास एम था, दोनों पे चार्ज सेम था, दोनों को एक रस्सी से एक ऐसे धागा बना के एक लिफ्ट के अंदर रख दिया है और लिफ्ट को फ्री फॉल छोड़ दिया। बोले हाँ सर लिफ्ट को फ्री फॉल छोड़ दिया। बोले अब बताओ क्या कहानी होगी? तो आप बोलोगे सर फ्री फॉल छोड़ दोगे तो जी इफेक्टिव हो जाएगा 0, और जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी, और थीटा 90 तो ये सेटअप बन जाएगा। बोले ये तो पता है, टेंशन बता कितनी होगी? क्या हो गया? अरे सर क्या बात कर रहे हो सर? सर इस पे चार्ज है प्लस क्यू कोमा एम। मैंने कहा हाँ भाई। सर इस पे भी चार्ज है प्लस क्यू कोमा एम। मैंने कहा हाँ भाई। बोले तो सर एफबीडी बना लो। याद करो पिछले साल मैंने जो बच्चे मुझसे पढ़े मैं उनको हमेशा बोला था जब भी कभी जिन्होंने जो मुझसे पढ़े उनको रिकॉल हो जाएगा, जो नहीं पढ़े वो इसको खोपचे में जरूर लिख लें, जो मैं अगला सेंटेंस बोलने वाला हूं कि जब भी कभी तुझसे कोई टेंशन और नॉर्मल पूछे सबसे पहले एफबीडी बनाओ। बात समझ में आ रही है? जब भी कभी कोई तुझसे टेंशन पूछे नॉर्मल पूछे सबसे पहले एफबीडी बना। ठीक? बोले ठीक है सर जी। एफबीडी अगर मैं बनाऊंगा तो क्या लिखेंगे भाई साहब? बोले सर नीचे लग रहा होगा एमजी। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा एमजी तो लग रहा होगा लेकिन कायदे में एक तरह से सूडो फोर्स भी लग रहा होगा, और एमजी और सूडो फोर्स का जो रिजल्टेंट था वही तो तुम्हारा एमजी इफेक्टिव था, तो इसका मतलब वो तो हटा। सर इधर एक फोर्स और लग रहा होगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफई। बात समझ में आ रही है? बोले हाँ सर बिल्कुल। बोले टेंशन किसके बराबर हो जाएगी? बोले सर आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, टेंशन बराबर क्या हो जाएगी? एफई हो जाएगी। क्लियर है? खत्म सवाल। हो सकता है जिन बच्चों ने एनएलएम ना पढ़ा हो वो यहां पर कहें कि सर आपने एमजी क्यों नहीं लगाया। बेटा एमजी लगेगा नीचे, लेकिन जब तू लिफ्ट के अंदर जाके बैठेगा तो ऊपर सूडो फोर्स भी लगेगा m/a। मैं आपको बता दूं यहां पर कि अगर पूरा सेटअप नीचे जा रहा होता है ए एक्सेलरेशन के साथ तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है m × g - a।
और अगर पूरा सेटअप ऊपर जा रहा होता है ए एक्सेलरेशन के साथ, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है जी प्लस ए। इस जी इफेक्टिव में सूडो फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों आ गए हैं। बात समझ में आ गई? ये दोनों के दोनों आ गए हैं। जैसे कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मैं आपसे एक सवाल ऐसे पूछूं, मैंने कहा भैया ये एक सपोज फ्री फॉल है और मैंने यहां पर मास रख दिया m और नीचे एक्सेलरेशन है a जिसकी वैल्यू है g। मैंने कहा बताओ टेंशन कितनी होगी? तो आप ये बोलोगे, बोले सर टेंशन अगर निकालनी है तो आपने बोला बीडी बनाओ। तो सर अंदर जाके बैठ गया। मैंने कहा अंदर जाके बैठ गया तो सबसे पहले सूडो फोर्स दे। तो बोलेगा ठीक है सर ऊपर की तरफ सूडो फोर्स दे देंगे एम ए। ऊपर की तरफ में क्यों? क्योंकि पूरा सेटअप नीचे ऐसे जा रहा है तो सूडो फोर्स ऊपर देना पड़ेगा। और क्या नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? बोले नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रही होगी टेंशन। तो जब आप ये वाला बंदा बोलेगा सर ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, जैसी आप ए की वैल्यू जी पुट करोगे तो ये तुम्हारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, टेंशन बराबर निकल के क्या आ जाएगी? जीरो। बात समझ में आई? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एमए और एमजी कैंसिल आउट हो गया आपका यहां पर। इसी सवाल को आप जमीन से भी कर सकते हो। जमीन से बोले जमीन से कैसे करेंगे? मैंने कहा जमीन से तू देख के बता तुझे मास में क्या दिख रहा है। बोले सर जमीन से अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा मास की तो नीचे लग रहा होगा एमजी और ऊपर लग रहा होगा टेंशन, और मुझे मास नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा होगा ए एक्सेलरेशन के साथ। अगर आप जमीन से देखोगे पूरी लिफ्ट अगर नीचे ऐसे आ रही है तो मास भी तो नीचे ऐसे आता हुआ दिखाई देगा। बोले हाँ सर। मैंने कहा तो क्या इक्वेशन लिखोगे? बोले सर नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। और ए की वैल्यू किसके बराबर है? सर ए की वैल्यू जी के बराबर है। आपने बोल दिया ए बराबर जी वहां से, तो ए बराबर जी जैसे ही रखेगा तो एम जी माइनस टी बराबर एम जी एम जी कैंसिल आउट, टी बराबर क्या आ गया? यहां पर जीरो आ गया। तो चाहे तू लिफ्ट के अंदर बैठ के कर या जमीन से बैठ के कर, आंसर तो सेम ही आना है। जिन बच्चों ने सूडो फोर्स पढ़ रखा है आई होप उन्हें बिल्कुल क्लियर होंगी चीजें। और बेटा जिन बच्चों ने सूडो फोर्स नहीं पढ़ रखा है, बेटा ये मेरी गलती नहीं है। देख बात समझ मारी है, ये मेरी गलती नहीं है। देख ये तेरी मिस्टेक है कि तुझे सूडो फोर्स पढ़ना चाहिए। तो अब एक काम करना बेटा, जाके एक बार माइंड मैप सीरीज में मैंने वहां पे सूडो फोर्स पढ़ा रखा है, आप प्लीज वो सूडो फोर्स वहां पर पढ़ लीजिएगा। या उससे भी बेटर एक मैंने पिछले साल भी बच्चों को बोला था, ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा था उनके अंदर जबरदस्त वहां पर जो है उन्होंने खूब मचाया पूरे मैकेनिक्स में, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही आ गया था कि आप चाहो तो यूट्यूब पे एक वीडियो और बनाई थी मैंने स्पेशली फॉर द सूडो फोर्स। ठीक है, वो जाके आप देख लीजिएगा। उसमें कुछ ऐसा टर्म लिखा था कि देखो मैं पहले बोलता आई एम नॉट ए हीरो, मैं हीरो नहीं हूं, लेकिन यूट्यूब पे आप जाइएगा, वहां पे शायद जेई वाला चैनल पे है, लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च करके ये डाल देना कि एनएलएम हीरो ऑफ फिजिक्स या ऐसे हीरो ऑफ फिजिक्स और सूडो फोर्स सलीम सर, कुछ ऐसे ही डाल देना तो आपको वहां पर वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें 30-40 मिनट में मैंने वहां पर जो है सूडो फोर्स को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो प्लीज आप वो एक बार देख लीजिएगा क्योंकि उसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, पूरी फिजिक्स में पड़ती है। अगर आपको नहीं आता है तो आप अच्छे से उसको समझ जाइएगा। बात समझ मारिए। खैर मैं ये सब चीजें मिटा देता हूं। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूं, ये सारी चीजें गई भाड़ में। तू तो बस इतना बता दे कि अगर लिफ्ट के अंदर जी इफेक्टिव जीरो है तो क्या थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी? बोला हाँ सर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो अब मुझे बता सर इस पे टेंशन कितनी हो? तू कहेगा सर आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, उधर लगेगा एफई, इधर लगेगी टेंशन, टेंशन बराबर एफई, खत्म सवाल। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा हाँ भैया ठीक है। और एक सवाल और, बोले सर ये लिफ्ट की बजाय ऐसा भी लिख सकता है कि और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर रखती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये ले कहेगा पूरे सेटअप को आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर रख दिया, और पूरे सेटअप को अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर रख दिया तो मैं तुझे बता दूं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर जो जी इफेक्टिव की वैल्यू होती है वहां पर भी जी इफेक्टिव की वैल्यू जीरो होती है। तो इसका मतलब वहां पर भी यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? सेम आएगा कि वर्टिकल के साथ दोनों 90 डिग्री बना लेंगे, दोनों बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल होने के बाद जो है यहां पर टेंशन की वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो एफई के बराबर हो जाएगी। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफई तो आप लिखोगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन आर यहां पे 2l हो जाएगा। बेटा यहां गलती हो जाती है। 2l कैसे? सर ये l दोनों के बीच की लेंथ क्या हो गई? 2l हो गई है। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस लिखते हैं ना हम लोग, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में आर क्या होता है? दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है। क्लियर है? आई होप तुम्हें इसमें मजा आया होगा वेरिएशन के साथ। प्लीज दिमाग में कुछ भी ना रखें, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है? रटोगे तो फंसोगे। कंसेप्चुअली पढ़ो और भूल जाओ, ठीक है? कंसेप्चुअली पढ़ो और भूल जाओ। तो आई होप इसमें आपको मजा आया होगा। अब इसके बाद मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल करा देता हूं, टेंशन ना ले। बोले भैया अभी लिखना मत कुछ भी। हाँ जी सर बताओ 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 बताओ। मैंने कहा सबसे पहले तो ये सवाल था सिंपल, प्यारा प्यारा सा एकदम, ठीक है सर। दोनों पे मास सेम, दोनों पे चार्ज सेम, टेन थीटा बराबर एफ ई अपॉन एम जी, ठीक है सर। टेन थीटा बराबर आ गया एफ ई अपॉन एम जी। दोनों पे चार्ज सेम है तो भी थीटा 1 बराबर थीटा 2 आएगा। दोनों पे चार्ज अलग अलग है
तो भी θ1 बराबर θ2 आएगा, बशर्ते दोनों पे मास सेम होना चाहिए। मास का रिलेशन है, मतलब ये वाला पेज, ठीक, मास सेम है, θ1 बराबर θ2, और मास यहां मास सेम है, चार्ज अलग अलग भी हो जाए तो भी θ1 बराबर θ2। ठीक है सर। तीसरा वेरिएशन मैंने क्या किया यहां पर, अब मैंने मास को अलग अलग कर दिया। तो याद रखने का तरीका से, मास अगर अलग अलग है तो जो मास जितना भारी है वो जमीन के उतना करीब होगा, उतना नीचे होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ऐसे याद रख ले कि जो मास जितना भारी है वो जमीन के उतना पास होगा, ऐसे समझ ले, क्योंकि mg उसमें उतना ही डोमिनेटिंग हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, वो दिख रहा होगा तुझे यहां से, जमीन का कौन ज्यादा पास है, सर ये इतना है और ये इतना है, तो जाहिर से साफ दिख रहा है छोटा ही बड़ा, तो भैया जमीन के पास कौन है, भारी वाला मास उतना ज्यादा करीब है। ठीक है, अब अगला वेरिएशन मैंने क्या खेला, बोले यार tan थीटा बराबर Fe/mg था। ठीक है, मैंने कहा हाँ। बोले पूरे सेटअप को किसी चांद पे ले जाकर रख दे या किसी प्लेनेट पे ले जाकर रख दे, तो वहां पे मैं जी के साथ खेल दूंगा, या लिफ्ट के अंदर रख दे, लिफ्ट के अंदर रखेगा तो जी की जगह जी इफेक्टिव रख देगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अगर फ्री फॉल के अंदर रख देगा, फ्री फॉल लिफ्ट के अंदर, तो उसके अंदर जी इफेक्टिव वैल्यू 0 होती है। ठीक, याद ही कर ले जिन बच्चों को सूडो फोर्स नहीं आता, पहली बात तो आना चाहिए भाई, मैं थोड़ी देर पहले बता चुका, आना चाहिए, पढ़ के आओ उस चीज को अच्छे तरीके से। ठीक, तो फ्री फॉल के अंदर जी इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, मतलब इसने भी 90 डिग्री बना, इसने भी 90 डिग्री बना, दोनों बिल्कुल ऐसे हो गए। अगर आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर रख देंगे तो वहां भी जी इफेक्टिव की वैल्यू 0 ही होती है, तो वहां भी बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। वहां भी कहते हैं ना वेटलेसनेस, सुना होगा तुमने, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस से फील आ रही है, मतलब वेटलेस मतलब वेट है ही नहीं, मतलब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इन शॉर्ट जी इफेक्टिव वैल्यू वहां पे क्या है, 0। मैंने बोल दिया ना इस चीज को, मैंने बोल दिया कि जी इफेक्टिव 0 होती है, खत्म कहानी, खेल सवाल के साथ। इसके बाद एक और ए बी सी डी ई एफ जी, एक चीज और आ गई। बोले क्या, मैंने कहा एक काम और करते हैं, इसमें तो मजा ही आ जाएगा तेरे को भाई, पढ़ने वाले बच्चों को तो जबरदस्त मजा आ जाएगा, जबरदस्त। क्या, मैंने कहा भाई अगर मैं ऐसा बोलूं, ये रस्सी, ये रस्सी, ठीक है भाई, दोनों रस्सी सेम होनी चाहिए भाई। अरे इसमें तो मजा ही आ जाएगा यार। हो बोले ठीक है सर, क्या मजा आने वाला है सर। मैंने कहा अभी रुकना, देख क्या जबरदस्त मजा आने वाला है। ठीक है सर जी, ओके। बोले सर चार्ज सेम, मास भी सेम, ठीक है, ठीक है सर, चार्ज भी सेम है, मास भी सेम है, ठीक है सर जी, ठीक है। बस मैंने एक काम किया, होल सिस्टम इज डिप्ड इन वाटर। पूरे सिस्टम को पानी के अंदर डुबो दिया, और पानी इंफिनिटी तक है, पानी अप टू इंफिनिटी, पानी इंफिनिटी तक है, मतलब तो समझ जा यहां पर जो है ये पानी 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 पानी। आई होप अब तुम्हारा दिमाग और चल रहा होगा। बोले सर पानी के अंदर डुबो दिया, अब तो मजा आएगा। बोले सर अब कैसे करेंगे सवाल को, अब तो बहुत चैलेंजिंग टास्क हो गया, कैसे करेंगे सवाल को। मैंने कहा आजा भैया, अगर पूरे सिस्टम को पानी के अंदर तूने डुबो दिया, ठीक, बोले हाँ सर कैसे करें। मैंने कहा भाई कैसे क्या करें, एफबीडी बनाओ, सॉल्व करो। है सबसे पहले सर इसका मास है, मैं तो क्या नीचे की तरफ mg लगेगा, हाँ सर mg लगेगा। क्या इस तरफ टेंशन लगेगी, हाँ सर टेंशन लगेगी। क्या पानी के अंदर तूने इसको डुबोया है, बोले हाँ सर। बोले क्या चारों तरफ अब मीडियम कोई दूसरा हो गया, बोले यस सर मीडियम दूसरा हो गया, पहले हवा थी अब पानी हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है बे। ये तो कल की क्लास में हमने देखा ही थी कि अगर हवा में फोर्स लगता था Fe, तो अब जो फोर्स इस पे लगेगा वो कितना लगेगा, Fe/k, जाके इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या यहां पे याद है रिलेटिव परमिटिविटी के टाइम पे मैंने ये चीज समझाई थी, मैंने शॉर्टकट रिजल्ट आपको बस ये बोला था, सबका समराइज कल की क्लास में जितना हम लोगों ने पढ़ा था उसको समराइज करके क्या बोला था। बोले भाई अगर हवा में फोर्स Fe लग रहा है तो पानी में फोर्स या किसी भी मीडियम फोर्स लगेगा Fe/k, खत्म कहानी। के की वैल्यू आप बता दो हमको कितनी है, समझ में आ रही है। तो के की वैल्यू पानी के लिए या कोई भी मीडियम है आप बता दो कितनी है, 2 है, 3 है, 5 है, 40 है या 80 है, हम यहां वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो मतलब जहां जहां Fe था, याद है कल का लेक्चर, जहां जहां Fe था वहां क्या आ जाएगा, सर Fe/k आ जाएगा। तो मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि भाई ये वाला एंगल अगर थीटा है और ये अगर मैं ऐसे इसको वर्टिकल लाइन बना दूं तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, बोले हाँ सर। बोले इधर टी है तो ऊपर क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा बराबर Fe और टी साइन थीटा बराबर, सॉरी टी कॉस थीटा बराबर mg, टी साइन थीटा बराबर Fe/k। जब उसी प्रकार से जब आप रेशियो निकालोगे तो tan थीटा बराबर क्या Fe की जगह Fe/k आ जाएगा बटे mg, खत्म। मतलब समझ रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बोले यस सर 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 सर सब सर इसको पूरे सिस्टम को पानी में डुबो दिए होते तो ये Fe/k आ जाता, ये भी Fe/k हो जाता, ये भी Fe/k हो जाता, रिजल्ट सेम रहता। मतलब यहां पे k तो आ जाता है Fe/k, यहां पे Fe/k, Fe/k, यही तो किया था कल की क्लास में हम लोगों ने, याद करो
बोला हाँ सर, हाँ सर। सर ये बात तो समझ में आ गई, बस एक चीज थोड़ा सा परेशान कर रही है। मैंने कहा क्या परेशान कर रही है? बोले सर बॉयंसी नहीं लगेगी क्या? आप कभी बच्चे सोच रहे होंगे, बोले सर बॉयंसी नहीं लगेगी क्या? सब पानी में डुबोया है, अब आप इतना इतना दिमाग दौड़वा रहे हो हमारा, है इतना, तो इसका मतलब दिमाग तो हमारा और भी दौड़ेगा। ठीक है, अब बढ़िया तरीके से दिमाग तुम्हारा तेज चल रहा है तो ये भी चलेगा दिमाग। तो बोला सब बॉयंसी नहीं लगेगी क्या? मैंने कहा सुन मेरी बात, क्या अगर ये पॉइंट मास है, बिंदु सा मास है, पॉइंट मास छोटा सा, ठीक, पॉइंट मास अगर है तो पॉइंट मास में बॉयंसी नेग्लेजिबल हो जाएगी। लेकिन अगर तू चाहता ही है कि मैं तो बॉयंसी कंसीडर करूंगा तो लगा दे, बॉयंसी भी लगेगी, बिल्कुल लगेगी, ऊपर लगा दे बॉयंसी, ये ले बॉयंसी। अब कहेगा सर बॉयंसी की वैल्यू क्या होती है? अब ये तेरे को पता होना चाहिए फ्लूइड मैकेनिक्स में भाई साहब, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, अभी ये याद ही कर लेना बॉयंसी की वैल्यू। मैंने उस दिन भी बताई थी शायद आपको, जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके दी थी अलग से, शायद मैंने उसमें भी बताई थी, नहीं बताई तो मैं अभी बता देता हूं। बॉयंसी की वैल्यू होती है क्या? सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू डूबा हुआ वॉल्यूम इंटू जी। बीडी मतलब मैं बोलता हूं उसको डूबा हुआ वॉल्यूम, बॉडी का कितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है, वो बीडी हो गया। रोएल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी मतलब तू जानता है जी का मतलब जी हो गया। आ रही बात समझ में? आप इसको डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम भी बोलते हो, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, वो भी ठीक है। मैं इसको बोलता हूं भैया कि बॉडी का कितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है, वॉल्यूम का कितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। अगर उसका बीडी पार्ट डूबा हुआ है तो इसका मतलब रोएल बीडी इंटू जी। अब क्योंकि बॉडी जो भी है वो पूरी की पूरी पानी में डूबी है, क्योंकि पानी तो इन्फिनिटी तक है, ऊपर ही मैंने लिख दिया अप टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब आप इसको बीडी की बजाय सीधा डीबी लिख दोगे तो ज्यादा, सीधा बी लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी यहां पर क्या है, डूबी हुई है। बोले तो सर अब क्या होगा? मैंने कहा अब क्या, कुछ नहीं होगा, नीचे कौन लग रहा है, एमजी, क्या अब ऊपर बॉयंसी आ गया? मैंने कहा हाँ, तो अब कुछ नहीं करना, जहां जहां पहले एमजी था अब एमजी की जगह मैं एमजी माइनस बॉयंसी कर दूंगा, खत्म। ये गलत बात है सर, ये बहुत गलत बात है। क्यों? बोले डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने जी माइनस बॉयंसी? अब सुन, ऐसा समझ, देख मान ले मास 10 किलोग्राम होता तो नीचे कितना लगता, 100 होता, तू सिंगल 100 लिख देता। हाँ सर, मान ले बॉयंसी 20 की आई, नीचे 100 ऊपर 20, इफेक्टिव कितना हुआ, 80, तो यहां 80 तो लिखेगा, तो 100 माइनस 20 80 हो गया। और ना तो भैया एक काम कर ले, अगर इस चीज में भी दिक्कत आ रही है तो भैया बीडी बना ले प्यार से। बोले प्यार से मतलब? बोले सर जी नीचे लगेगा mg। मैंने कहा और बताओ सर, इधर लगेगा Fe/K। मैंने कहा और बताओ? बोले सर टेंशन का कंपोनेंट ले लो सर, इधर t है तो ऊपर t cos थीटा, इधर लगेगा t sin थीटा, ऊपर लगेगा t cos थीटा, और एक ऊपर और लगेगा बॉयंसी। सर दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स, तो आप सीधा लिखोगे सर सबसे पहले तो टी साइन थीटा बराबर Fe/K। मैंने कहा और बताओ? बोले सर ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, टी कॉस थीटा प्लस बॉयंसी बराबर mg। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, बॉयंसी का उधर ले गया। अब बताओ, इसको इससे डिवाइड मार दो, ठीक है। जब टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा करेगा, टी कैंसिल आउट, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, और जैसी टेन थीटा बराबर Fe/K अपॉन mg माइनस बॉयंसी, वही आंसर तेरा निकल के आ जाएगा। आ रही बात समझ में? बेटा वेरिएशन तो बहुत है इसमें, लेकिन मुझे लग रहा है कि 40 में 50 मिनट हो गए मुझे, मैं इसमें पता है 2-2 घंटे तक बात कर सकता हूं इसमें, ठीक है। अभी तो बॉयंसी आ गया है, चाहे तो उसमें और भी वेरिएशन खेल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन कोई नहीं, अभी के लिए इतना तू झेल गया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कितना मजा आया हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक, क्योंकि मेरा मेन मकसद है तेरा दिमाग खुल जाए बढ़िया तरीके से। तू कहता मजा आ गया सर एकदम, दिमाग पुरानी चीजें देख ऐसी थोड़ी थोड़ी रिवाइज होगी। अब तू यार इस पे मत रोना प्लीज, सर मेरे को बॉयंसी नहीं आता तो आप ये क्यों पढ़ा रहे हो। अब भाई 70% बच्चों को आता है तो उनका भी तो मुझे ध्यान रखना है ना, तो बाकी जो 30% को नहीं आता है तो आप सीखो। मैं तुम्हें ये थोड़ी ना कह रहा हूं बॉयंसी के बारे में सारे सवाल करके आओ, मैं तो कह रहा हूं भाई बॉयंसी बता दो क्या होता है। किसी को नहीं पता, देसी भाषा में मैं देख, मैं अगले 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं। देख, एक बॉडी है, उसको आपने पानी के अंदर डुबो दिया, ठीक है, मैं देसी भाषा में यही समझ ले, देख यही समझ ले। बोले क्या? बोले भाई साहब सपोज एक बॉडी है, ये रही बॉडी। मैंने कहा ठीक है बॉडी, आपने क्या किया, इसको पानी के अंदर डुबो दिया। मैंने कहा बिल्कुल पानी के अंदर डुबो दिया। जब तू पानी के अंदर डुबो देगा ऐसे 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 ऐसे, मैंने कहा हाँ, तो भाई तो एक बात था, क्या बॉडी के चारों तरफ पानी पानी है? मैंने कहा हाँ पानी पानी है। क्या बॉडी पानी के साथ छुअन छुआई कर रही है? छुअन छुआई मतलब क्या उसके साथ टच है? क्या उसके साथ टच कर रही है? बोले हाँ से टच कर रही है। जब भी कभी छुअन छुआई होती है क्या नॉर्मल फोर्स लगता है?
बोले हाँ सर दोनों फोर्स लगता है। मैंने कहा जो नॉर्मल फोर्स लगता है क्या वो ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी लगता है? बोले हाँ सर ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी लगता है। क्या नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर भी लगता है? मैंने कहा हाँ सर सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो क्या इसके चारों तरफ जो पानी पानी है क्या वो पानी इसके सरफेस के परपेंडिकुलर चारों तरफ से ऐसे फोर्स लगा रहा होगा? मैंने कहा हाँ भैया ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई साहब इन फोर्सेस की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे आंसर होगा कद्दू। मैंने कहा कद्दू क्यों कह रहा है भाई? बोले सर कद्दू इसलिए कह रहे हैं। बोले सर मैं कैसे बताऊं फोर्स? बोले सर अगर सपोज ये छोटा सा टुकड़ा पकड़ लो, मान लो ये बॉडी का, अगर आप ये वाली हाइट बता पाए h1, मैंने कहा हाँ ठीक है, तो बोले सर यहां पर जो प्रेशर होगा ना उस प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी P0 प्लस रो जी H1। केमिस्ट्री पढ़ा होगा, ठीक है सर, हाँ सर। और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं उस एरिया से dA1 से, तो ये हो गया फोर्स। अब ऐसा एक फोर्स थोड़ी ना है सर, ये वाला फोर्स है इस दिशा में, उसी प्रकार ये वाला फोर्स है किसी और दिशा में, ये वाला फोर्स किसी और दिशा में, ये वाला फोर्स किसी और दिशा में, ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ, ये वाला इस 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 तरफ। मतलब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछूं कि ये जो बॉडी थी किसी भी रैंडम शेप की थी, ऐसे छोटे छोटे कितने बिंदु होंगे उसके ऊपर? तुम कहोगे इनफाइनाइट। छोटे छोटे कितने एरिया होंगे? आप बोलोगे इनफाइनाइट। तो उन इनफाइनाइट छोटे छोटे एरिया पर क्या इनफाइनाइट फोर्सेस लग रहे होंगे जिनका ना तो मुझे मैग्नीट्यूड पता है ना तो मुझे कोई फंक्शन पता है? वही सवाल जो थोड़ी देर पहले आया था। बोले क्यों? बोले भाई ये वाली डिस्टेंस अलग है, 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 ये वाली डिस्टेंस अलग है। और अगर मैं इस बॉडी की जगह दिल बना देता तो दिल में तो भाई साहब तू जानता ही है अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग दूरी पर है, मतलब अलग अलग एरिया अलग अलग दूरी पर है। तो जब वो डिस्टेंसेस अलग अलग हो गए तो प्रेशर अलग अलग हो गया अलग अलग जगह पर। बोला हाँ सर। प्रेशर अलग अलग हो गया तो फोर्स अलग अलग हो गया। बोले हाँ सर। और ऐसे इनफाइनाइट फोर्सेस हैं जो कि अलग अलग हैं। हाँ सर। और मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा फोर्स किस दिशा में, क्योंकि हम फंक्शन थोड़ी ना पता है मुझे यहां पर, तो हम ये भी नहीं बता पा रहे कि उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। क्यों रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे ये भी नहीं पता हम लोगों को। क्यों? एंगल पता हो तभी तो निकाल पाएंगे भाई। दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लिया, एंडोट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा दिया। अगर 3-4 वेक्टर होते कंपोनेंट से सॉल्व करते, यहां पर तो साला इनफाइनाइट वेक्टर है, कैसे सॉल्व करूंगा मैं? तो सबका रिजल्टेंट का एक ही जवाब है, सबकी समस्या का एक ही जवाब है, क्या? कद्दू। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कद्दू को हल्के में मत लेना बेटा। मैंने कल की क्लास में बताया था कि फिजिक्स में जहां जहां कद्दू मिलेगा वहां वहां हम लोग एक्सपेरिमेंट की तरफ देखेंगे। तो जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है रो वीडी इंटू जी, जहां पर रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है रो वीडी जी। मतलब किसी बॉडी को आप पानी के अंदर डुबो दिया, आपने पानी के अंदर डुबोने के बाद चाहे पूरा डुबो चाहे आधा डुबो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? आपने बॉडी को पानी के अंदर डुबो दिया है, मान लो थोड़ी देर के लिए सवाल में हमने पूरा पानी के अंदर डुबो दिया है, चारों तरफ है पानी पानी, पानी से लगा नॉर्मल रिएक्शन, पानी से लगा फोर्स, बहुत सारे फोर्स वेक्टर आए, उन सारे फोर्स वेक्टर के रिजल्टेंट को हम बोल देते हैं बॉयंट फोर्स। बात समझ में आई? इसका मतलब बॉयंट फोर्स कुछ अलग नहीं है, इट इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर मॉलिक्यूल ऑन द बॉडी। चारों तरफ पानी पानी है, उन्होंने कितना फोर्स लगाया उन सब का सम, उसी को हम लोगों ने बोल दिया बॉयंट फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है रो एल बी डी इंटू जी। ये हमें पता चला एक्सपेरिमेंट से। आपने नाम सुना होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ में आई बात? इतना ही समझ ले, बस इतना ही समझ ले पॉइंट में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, बस इतना याद रख ले। और जिन बच्चों को नहीं आता वो खोपचे में कहीं लिख ले, और जिनको आता है वो भूल गए वो भी जरूर लिख ले। क्या? किसी बॉडी को पानी के अंदर डुबोया, ठीक है, तो चारों तरफ पानी पानी है, उससे लगा नॉर्मल फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी, उन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। बात समझ में आ रही है? जिसकी वैल्यू होती है रोएल इंटू वीडी इंटू जी, जहां पर रोएल डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में आप डुबो रहे हो, वीडी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम या डूबा हुआ वॉल्यूम बॉडी का, या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, और जी मतलब आप जानते हो जी का मतलब जी है। क्लियर है? खैर चलो ये हटाते हैं। और किसी बच्चे को अगर सपोज फ्लूइड बिल्कुल ही नहीं आती ना, तो कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दे, 1-2 दिन में कर लेगा और तो ठीक है, लेकिन मुझे तो कराना पड़ेगा ना यार सवाल, मैं तो कराऊंगा ही ना सवाल। मैं थोड़ी ना ये सोच के छुड़वा दूं कि यार 5 बच्चों को नहीं आता तो मैं 95 बच्चों के साथ गलत करूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकता ना मैं। तो ये चीज है, तो आप लोग पढ़ो, मेहनत करो, मैं आपको बार बार पिन करूंगा तभी तो पढ़ोगे तभी तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपने बैकलॉग समाप्त करोगे। तो चलो आप जल्दी से इसको नोट कर लो फटाक से, ठीक है? मैं किनारे हो रहा हूं, इसको नोट कर लो जल्दी से फटाक से। हो गया भाई? है
चलो आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से बोलूंगा यार, प्लीज यहां पर कंफ्यूज मत होना इस जगह पे, ठीक है। मैं ये वाली चीज एक शॉर्टकट में एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई अगर ये लिफ्ट नीचे ए एक्सीलरेशन के साथ जारी होती, ठीक है, यहां पे मैंने रस्सी को बांध दिया, किसी प्रकार सेटअप बना दिया, कैसे बनाया उसकी हेडेक मत लो, तो जो जी इफेक्टिव है उसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक। तो टेन थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, मतलब धागा अब जो है आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ठीक। अगर आप बोलोगे बोले सर इसमें इसको प्रॉपर तरीके से बताओ, आप तो एमजी फोर्स लगा के दिखाओ, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई अंदर जाके बैठ जा, ठीक है, ठीक है सर अंदर जाके बैठ गए। मैंने कहा अंदर जाके बैठेगा तो तू बोलेगा सर जी देखो नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, और जैसे आप अंदर जाके बैठोगे तो आप ऐसे फ्रेम में हो जो खुद नीचे एक्सीलरेशन के साथ जा रहा है, तो ऊपर आपको लगाना पड़ेगा सूडो फोर्स m इंटू ए। अगर a की वैल्यू में g लिख दूं, क्योंकि फ्री फॉल में ये ही होता है, फ्री फॉल का मतलब होता है कोई सिस्टम नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, फ्री फॉल मतलब जैसे इसको छोड़ दिया एक्सीलरेशन चाहिए, ठीक। इन दैट केस आप बोलोगे बोले सर जी ठीक है, तो एम ए की वैल्यू जैसी जी पुट करोगे ये एम जी हो जाएगा, इधर लगेगा टेंशन और पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इसकी वजह से इधर लगेगा एफ यू, तो ऊपर भी एम जी हो गया नीचे भी एम जी होगा, ये कैंसिल आउट हो गए। आई बात समझ में? ये फोर्स क्या हो गए मेरे भाई, ये देख ऊपर भी एम जी और नीचे भी एम जी, ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो टेंशन बराबर एफ ई आ गया, ठीक। तो ये चीजें हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा सा चीजें अभी परेशान कर रही हैं तो भैया समय है, आप उसको थोड़ा सा ठीक करिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, सूडो फोर्स की आप वीडियो देख लीजिएगा जाके, मैंने बढ़िया 30-40 मिनट में वीडियो बनाई थी, वो 45 मिनट की वीडियो थी, बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। वहां कमेंट जरूर टाइप करना भाई, ठीक है, वहां कमेंट जरूर टाइप करना ताकि मुझे पता चल जाए भाई साहब हमारे बच्चे आए हैं यहाँ पर इस वीडियो को ढूंढते ढूंढते देखने के लिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ठीक है सर जी, ये बात तो समझ में आ गई सर, आपने काफी चीजें आज रिवाइज करा दी, आज आपने सूडो फोर्स के बारे में हल्का हल्का बता दिया, बॉयंसी के बारे में भी हल्का हल्का बता दिया। सर और सवाल करते हैं, मैंने कहा चलो एक सवाल और, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा 12th पे ही रहता हूं, ठीक है, 12th के पोर्शन पे बात करते हैं अब केवल, ठीक है, ठीक है सर। मैंने बोला भाई यहां पर क्या है, एक रॉड है, चार्ज रॉड, ठीक है सर, इस पे जो चार्ज है, इससे मजा नहीं आ रहा, इससे मजा आएगा, ये एक चार्ज रॉड है, ठीक है सर, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है सर, पॉजिटिव चार्ज है। मैंने क्या किया, यहां से कुछ बच्चे समझ गए होंगे ग्रेविटेशन वाला सवाल, ग्रेविटेशन वाला सवाल, मैंने कहा हाँ भाई, मैंने एक काम किया, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, खत्म, मास पास छोड़, ठीक है सर। ये वाली सेपरेशन मैंने बोल दी ए है, ठीक है सर। इस पे चार्ज मैंने बोल दिया भाई कैपिटल क्यू है टोटल, और इसका मास एम है, मास की जरूरत नहीं है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है। मैंने बोला फाइंड फोर्स अप्लाइड बाई रॉड ऑन पॉइंट चार्ज, बात समझ मारी है, ठीक। हमें बता दो भाई साहब रॉड ने इस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगाया। तो पहला प्रश्न तो ये है, बोले सर सीधा लिख देते हैं आंसर, क्या मन का के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, सर आप ही ने तो बताया था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मन का यार ये बात तो सही है, मैं ये तो बता आर क्या लिखेगा, हमें तो आंसर ए और ए के टर्म में लिखना है, ए और एल के टर्म में। बोले हाँ सर बात तो सही कह रहे हो सर, ठीक है सर ये लिख देते हैं के क्यू क्यू बटे ए स्क्वायर। मन का भैया गलत है, अच्छा गलत है, फिर एक काम करते हैं, नहीं ए प्लस एल कर देते हैं सर, ए प्लस एल। मन का ये भी गलत है, बोले ये भी गलत, अच्छा इसका मैं ओहो समझ गए, अरे याद आ गया सर, याद आ गया। ये बच्चे खासकर वो बात बोल, ये वो बच्चे बात जरूर बोलेंगे जो मुझसे नहीं पढ़े थे, ठीक है। अरे सर हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि बॉडी को हटा के उसके सेंटर ऑफ मास पे मास रख दिया करते थे, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट, हमने ये सुना था सर। बोले तो सर एक काम करो, इस रॉड को हटाओ, इसका पूरा चार्ज ये सेंटर वहां पे रख दो, तो सेंटर वहां पे रखोगे तो ये वाली डिस्टेंस L/2 वो डिस्टेंस A, तो फोर्स लगेगा K Q1 Q2 बटे A प्लस L/2 का होल स्क्वायर। ये तो सही है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा दिए हम, ठीक है। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं मैं उन्हें भी बता दूं भैया ये भी गलत है, अपनी तरफ से कोई लॉ मत लगाओ। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोल दूं, आप नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, और हमारे लिए अगर कोई ये बात बोलता है कि
कि सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम, होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसेंट्रेट एट दैट पॉइंट, ये डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की गलत है, सही नहीं है। पास समझ मारिए, ठीक है, ये डेफिनेशन गलत है। अब इसके ये गलत क्यों है, इसके बारे में मैंने आपको, जो 11वीं क्लास के बच्चे हैं उनको बढ़िया तरीके से मैंने समझा रखा है, बढ़िया तरीके से। तुम्हारे बारे में भी डिस्कशन तुम्हारे क्लास में भी कर लूंगा एक बार, बाद में कहीं मौका मिलेगा तो, लेकिन अभी नहीं। लेकिन अभी के लिए मैं बोलूंगा कि अपनी तरफ से कोई भी ऐसा अंटे संटे यहां पर कोई भी तरीका ना लगाए कि भैया ये डिस्टेंस लिख दो, चलो मिड से ले लो, चलो ऐसे ले लो। नहीं भाई, आप वही चीज अप्लाई करें जो मैंने आपको बताई है, या वही चीज अप्लाई करें जो लॉ आपको बताया गया है। हमें तो बस केवल एक लॉ पता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और वो लगता है पॉइंट चार्जेस के लिए, और आपने पूरी बॉडी के लिए ठोक दिया वो, ठीक है, तो पूरी रॉड है भाई, इसके लिए नहीं लगेगा वो लगता है केवल पॉइंट चार्ज के लिए। इसलिए ये सारे के सारे सवाल के जवाब गलत है। तो फिर सही सवाल कैसे होगा? मन का सही सवाल दे कैसा होगा, ध्यान से समझ। चलो आओ इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं, आ जाओ। ठीक है सर जी, आ जाओ, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। मन का भाई एक बात बता, मुझे पता है कि कूलम लॉ में डायरेक्टली नहीं लगा सकता इस पे, क्योंकि कूलम लॉ किसके लिए वैलिड है? ओनली पॉइंट चार्ज के लिए। तो क्यों ना मैं एक काम करूं सर, एक्स पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लूं। मैंने क्या किया भाई साहब, एक्स पे जाके, यहां से एक्स पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ ले तू, रोड का छोटा सा इतना सा टुकड़ा, पॉइंट टुकड़ा, जिसकी डिस्टेंस होगी 0.0000000000000000000000000 तू बोलता रहे, 0.000000001 मिलीमीटर, मतलब समझ रहा है ना, इतना छोटा छोटा सा टुकड़ा। तो जाहिर सी बात है उस छोटे से टुकड़े पे चार्ज भी छोटा सा ही होगा, dq। मैंने कहा हाँ भैया, तो मैंने कहा एक काम करो, ये जो मैंने लाल वाला छोटा सा टुकड़ा पकड़ा है ना, लाल वाला छोटा सा चार्ज पकड़ा है ना, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकाल ले। बोले ठीक है सर जी, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकाल लेते हैं। मैं काम करता हूं, रुक जा एक मिनट, एक अलग कॉपी बना लेता हूं ताकि तुम्हें तो है अच्छे से और समझ में आए। ठीक है, सॉल्यूशन की मैं यहां लिख देता हूं, ये रहा सॉल्यूशन, और मैंने इसको नीचे उतार लिया भैया। अब सही है, नोट्स भी तो बनवाने हैं ना तेरे। तो मैंने एक काम किया कि x पे जाके जब भी कभी इंटीग्रेशन मतलब सांप मतलब नागिन, जब भी कभी यहां पर नागिन की जरूरत पड़ती है, हम एक हमेशा x को याद करते हैं। अब ये मत कहना कि सर नागिन और x दोनों में बहुत सिमिलरिटी है सर, ठीक है। जब आप नागिन के बारे में बात करते हो, नागिन मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है, तो वह जो है सर वहां के हमेशा x को याद करना है। मैंने कहा बिल्कुल याद करना है, ठीक है। x पे जाके dx लेंथ का टुकड़ा पकड़ना है। कितनी सारी चीजें सिमिलरिटी है भाई। अब छोरियां कह रही होगी ये गलत बात है सर, नागिनी थोड़ी ना होती है, सांप भी तो होता होगा ना, ठीक है। मैं कहा हाँ भाई चलो जो चाहे वो समझ लो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई x पे जाकर dx लेंथ का एक छोटा सा मैंने टुकड़ा पकड़ लिया, ठीक है। कन्याओं, रोशनी कर रहा आपको, आप तो अच्छी हो सारी की सारी, मैं तो बाहर वालियों को बोल रहा हूं, ठीक है सर, ओके, आपको नहीं बोल रहा, आप तो सब अच्छे हो। कितना अच्छे से पढ़ाई कर रही हो आप लोग, है ना, कितने बढ़िया बढ़िया से हरे हरे हार्ट आप देते हो जब हम लोग चैटिंग में, जब हम लोग आपको पुकारते हैं, तो भाई आप बहुत शानदार हो, इसलिए तो मैं हरा कलर यूज कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए हरा कलर यूज कर रहा हूं। चलो आ जाओ। तो भाई साहब ये एक्स पे जाकर dx लेंथ का छोटा सा टुकड़ा पकड़ लिया तूने, लाल वाला, ठीक है सर। इस लाल वाले टुकड़े का मान लो चार्ज है dq, छोटा सा चार्ज dq। बोले हाँ, तो भाई क्या ये dq चार्ज इस पे फोर्स नहीं लगाएगा? बोले बिल्कुल लगाएगा। बोले ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, सर ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर। बोले कितना लगाएगा? बोले मान लो छोटा सा फोर्स df है। मन का ठीक है। मन का यार इस df की वैल्यू तो बता। बोले इसकी वैल्यू तो हम लोग बता देंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज ने इस पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाया ये तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं k, एक काम करता हूं इसको ना q डैश लिख देता हूं मैं, q डैश q डैश q डैश q डैश, पॉइंट चार्ज q डैश, ठीक। तो आप बोलोगे सर k q1 q2 बटे आर स्क्वायर, इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है? x बटे x स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो ओके, ये निकल के आ गया df। ये क्या नेट फोर्स आया क्या? नहीं, ये छोटा सा फोर्स आया इस छोटे से चार्ज ने जो लगाया। लेकिन ऐसे छोटे चार्ज क्या एक ही होगा या इनफाइनाइट होंगे?
आप बोलोगे इनफाइनाइट हो गए, बोले यहां भी तो चार्ज होगा एक, वो भी आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, यहां भी एक चार्ज होगा वो भी आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, ये भी एक चार्ज है वो भी आगे की तरफ लगाएगा, ये भी एक चार्ज है वो भी आगे की तरफ लगाएगा, ये भी, उसके बाद ये भी यहां से लेके यहां तक जितने छोटे 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 टुकड़े हैं, छोटे छोटे चार्ज है, वो सारे के सारे इस पे किधर फोर्स लगाएंगे, आगे की तरफ। तो सारे फोर्सेस आगे की तरफ आ रहे हैं, हर छोटे टुकड़े की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स आगे की तरफ आ रहा है, मतलब सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो क्या मैं उनको एज इट इज ऐड कर सकता हूं? अगर वेक्टर की दिशा सबकी सेम होती है तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप चुपचाप उनको ऐड कर सकते हो। मैं बोलूं आगे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन भी आगे लग रहा है, नेट बताओ, तो आप 20 + 50 = 70 बोलोगे। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई मुझे तो तू एफ नेट बता, एफ नेट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर सबके डीएफ को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, खत्म सवाल हो गया। अभी फंसा हुआ है सवाल अभी, क्यों? बोले सर हमें ये नहीं पता डीक्यू कितना है। मैंने कहा आओ डीक्यू निकालते हैं। डीक्यू मतलब छोटी सी लेंथ डीएक्स का चार्ज। बोले हाँ सर, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं टोटल लेंथ कितनी थी सर, एल, तो सर एल लेंथ पे कितना चार्ज था, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू चार्ज था एल लेंथ पर। एल लेंथ पे कितना चार्ज था, कैपिटल क्यू। तो 1 मीटर की लेंथ पे कितना चार्ज होगा, क्यू बाई एल। तो डीएक्स लेंथ पे कितना चार्ज होगा, आप बोलोगे क्यू बाई एल इंटू डीएक्स, वही 50 रुपए में, समझ रहा है ना, 50 रुपए में 100 आम, ठीक है, तो 1 रुपए में 2 आम, तो 10 रुपए में 20 आम, वही कैलकुलेशन, यूनिटरी मेथड। तो सर इसी चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, डीक्यू। इस डीक्यू की वैल्यू यहां पटक दे चुपचाप। एफ नेट बराबर आप क्या लिखोगे सर, के क्यू डैश इंटू क्यू बाई एल इंटू डीएक्स, सही जा रहे हैं, बटे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब बात है इंटीग्रेशन कहां से कहां, तो आप ये बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक है। तो शायद आप यहां पे देख पाओ कि सर x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो, x की वैल्यू सर बिल्कुल नहीं है वैल्यू हमारी जिंदगी में उसकी, नहीं थोड़ी बहुत तो है, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर आप इस सवाल में देखो तो आप बोलोगे, बोले सर x शुरू कहां से हो रहा है, बोले यहां से शुरू हो रहा है, और खत्म कहां पर हो रहा है, बोले सर खत्म हो रहा है यहां। उत्तरी तू क्यों आ रही है, खत्म कहां पर हो रहा है, बोले खत्म हो रहा है यहां पर, इस जगह पर, ठीक। तो आप अगर लिमिट के बारे में बात करें तो आप एक चीज देखें, बोले शुरू कहां से हुई है, बोले सर चार्ज यहां से स्टार्ट हुआ है। जब यहां से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये वाला चार्ज भी तो उस पर फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, यहां वाला चार्ज सबसे करीब है, उसकी डिस्टेंस कितनी यहां से, बोले सर उसकी डिस्टेंस है ए। तो इसका मतलब लिमिट ए से लेके कहां तक, बोले यहां से लेके यहां तक वाला, ये वाला चार्ज भी तो फोर्स लगाएगा ना उसमें, और ये वाला चार्ज कितनी डिस्टेंस दूरी पर है, बोले सर ये दूरी है ए प्लस एल, खत्म। दिस इज योर आंसर। आगे बात समझ में, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर इंटीग्रेट करवा देता हूं। एफ नेट बराबर के क्यू बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ए से ए प्लस एल। दैट मीन्स के, सॉरी ये क्यू डैश है, क्यू डैश क्यू बटे एल कॉमन निकल गया, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आई होप आपको पता होगा। अब ये मत कहना सर ये भी नहीं आता हमको, ठीक, ठीक है सर जी, बराबर के क्यू डैश क्यू बटे एल, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, और इसको आप रखोगे बड़ा डंडा लोअर लिमिट से अपर लिमिट। आप जैसे ही वैल्यू पुट करोगे के क्यू डैश क्यू बटे एल, और यहां पर आप लिखोगे माइनस, चाहो तो बाहर निकाल लो, या लिमिट रखोगे तो माइनस बाहर निकालोगे, लिमिट रखोगे फिर माइनस अंदर ले आओगे, तो ये आ जाएगा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। मैंने लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट पुट कर दी क्योंकि माइनस उस तरफ सेट हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे के क्यू डैश क्यू बटे एल, एलसीएम ले ले a इंटू ए प्लस एल, इधर लेके आ जाओ a प्लस एल माइनस ए, ठीक है भाई साहब, ठीक है सर जी। a से a कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट और l से l कैंसिल आउट हो गया, तो ये निकल के आ गया के क्यू डैश क्यू बटे a इंटू ए प्लस। काफी बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं सॉल्व करके, के क्यू डैश इंटू क्यू बटे a इंटू ए प्लस एल। ये कैसे आया, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा है। दिस विल बी योर आंसर। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये अच्छा सवाल था। अब इसमें और भी वेरिएशन आ सकते हैं। बोले क्या सब वेरिएशन के बारे में बहुत बातें करते हो आप, हैं? हाँ बेटा, जी एडवांस को क्रैक करने के लिए है, बेटा नहीं, हाँ मेरे भाई, जी एडवांस को क्रैक करने के लिए वेरिएशन के साथ ही तो खेलना सीखना है हमको। तो पहला वेरिएशन, बोले सर ये तो चार्ज यहां पे था,
मान लो यहां ना होके नीचे के या कहीं ऊपर होता, फिर कैसे करते? इस चार्ज को मैं यहां रख दूं, 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 फिर करके दिखाओ तो माने। तो ऐसे सवालों में क्या आंसर आएगा ये अपन देखेंगे बाद में, अभी नहीं, मैं कराऊंगा जरूर, ठीक है। फिर वो जे एडवांस लेवल का सवाल हो गया, अच्छा, लेकिन उसको मैं जरूर कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है, जैसा हमेशा सारी चीजें कराता हूं, ठीक। इसमें यार एक बात और है। बोले क्या? एक खतरनाक बात बताऊं? बोले हाँ सर। अरे देख यार, बड़ी बड़ी बढ़िया बात है, देख मजा आ जाएगा जब तू सुनेगा तो। बोले यार अगर मैं ऐसा कहूं कि ए इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल, मान ले ए इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल। हाँ सर। तो अगर ए एल से बहुत बड़ा हुआ तो क्या मैं इस एल को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? ऐसा समझ, एल हो गया 1 मीटर और ए हो गया 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर का मतलब समझे 500 इंटू 10⁻³ 5 लाख। ये एक और ये 5 लाख, तो 5 लाख में एक जोड़ोगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख ही होगा। तो क्या ये चीज फील आ रही है कि इन दैट केस जो एफोनेट होने वाला है वो आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अबे ये तो कूलम लॉ आ गया एक तरह से, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और आना भी चाहिए था, आना भी चाहिए था। बोले क्यों? मैंने कहा भाई एक बात बता, यहां पर एक रॉड है। मैंने कहा हाँ भाई यहां पर एक रॉड है, मैंने यहां पर क्यू डैश रखा ए डिस्टेंस दूरी पर। बोले हाँ सर रख दिया, इस पर फोर्स निकाला, सॉल्व कर लिया। अगर इस क्यू डैश को मैं यहां लेके चला जाऊं, इस जगह पर, इस जगह पर लेके चला जाऊं, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस मैं कह दूं भाई, ये वाली डिस्टेंस सपोज ए है, विच इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल। तो आपको ये फील आ रही है, नहीं आ रही है कि ये जो रॉड है, इसको अगर तू यहां जाके इसको ऑब्जर्व करेगा तो ये रॉड तुझे एक छोटा सा बिंदु दिखाई देगी। आ रही है फील? देख कैसा आएगी, देख कैसा आएगी। मान ले मैं यहां पे कोटा में हूं, वैसे तो मैं भी दिल्ली में हूं, लेकिन हम चल ठीक है दिल्ली ले लेता हूं। मान ले मैं यहां पे दिल्ली में हूं अभी, और यहां पे तू पटना में है, पटना 500 किलोमीटर दूरी मान ले, वैसे तो ज्यादा होती है मगर मान ले 500 किलोमीटर है। अब अगर मैं तुझसे कहूं, मैंने कहा देख भाई ये पेन है, हाँ चार्ज पेन है, तो कैमरे से तुझे दिख रहा है बढ़िया एकदम पेन, लेकिन अगर मैं दिल्ली के सबसे बड़े टावर पे खड़े हो जाके तुझे पेन दिखाऊं, और तू पटना से अगर तू इस पेन को देख पाया, सपोज देख पाया, तो तुझे छोटा सा ही तो दिखाई देगा। पे पटना तो छोड़ यार, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे चल, दिल्ली में ही आ जा तू, ठीक है। तू मान के चल मैं दिल्ली में पीडब्ल्यू की बिल्डिंग पे ऊपर खड़ा हूं, और तू सपोज आसपास की किसी दूसरी बिल्डिंग पे खड़ा है, और मैं वहां से तुझे पेन दिखाऊं, देख बे पेन देख, पेन देख, पेन देख, बता पेन। तू देख के कहेगा सब पेन तो नहीं, लेकिन लग रहा कुछ कुछ है आपके हाथ में। तुझे ये पेन अप्रोक्सीमेटली पॉइंट जैसा दिखाई देगा, 100-200 मीटर पे दिखाई देना शुरू कर देगा पॉइंट जैसा, तो तुझे पॉइंट जैसा दिखाई देगा। तो इसका मतलब यहां से ये उसको यहां उसको रॉड थोड़ी ना दिखेगी, उसको तो बिल्कुल छोटा सा पॉइंट दिखेगा। कोई भी बॉडी अगर हम बहुत दूर से देखते हैं तो हमको बहुत छोटी नजर आती है, तो हमें तो बिल्कुल पॉइंट नजर आएगा वो एक तरह से। तो रिजल्ट भी देख बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा निकल के आ रहा है, देख के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है, आई होप आपको इसमें मजा आया होगा। सवाल तो और भी बहुत है बेटा मेरे पास, बढ़िया बढ़िया सवाल, लेकिन अभी के लिए चलो इसको नोट करो, ठीक है। ये नोट कर लिया, इसको नोट कर, और इसको भी नोट करो। ये रहने दे, ये तो ऐसी मजेदार बातें थी, है ना। इसको नोट कर ले, सॉल्यूशन है, जल्दी नोट कर फटाक से इसको। ठीक है बंधु, आ रही बात समझ में? आज सुनिएगा, पापा देख रहे हैं। पापा के लिए तो भैया कल शायरी सुनाई थी, मम्मी के लिए भी थी मेरे पास। मम्मी के लिए क्या थी? नहीं नहीं वो मैं तुझे लाइव में सुनाऊंगा, ठीक है, वो मैं तुझे लाइव में सुनाऊंगा। भाई देख बहुत मिस कर रहा हूँ मैं तुझे सीरियसली। अब पता नहीं 2-3 दिन के बाद हमारी क्लास होगी, मंडे को फिर क्लास होगी, तो यस मिस तो मैं तुझे करूंगा। हर रोज मेरे दिमाग में ये बात घूम रही होगी, पता नहीं तू पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा, या कहीं इधर उधर के कंटेंट में तो फंस रहा होगा, फालतू की चीजें तो नहीं पढ़ रहा होगा। तो कोई बात नहीं बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि रिकॉर्डेड में ये आज का लेक्चर मुझे ज़्यादा भी नहीं रखना था। इसको लिखने में भी तुझे 15-20-25 मिनट तो एक्स्ट्रा लग ही गए होंगे, 1-1.25 घंटे का लेक्चर हो गया है, और इसको लिखने में भी तुझे लगा होगा 15-20-25 मिनट, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा तो लग ही गया होगा। लेकिन आज के बाद सवाल अभी और अच्छे अच्छे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा एसएचएम का इस्तेमाल करेंगे, तो अगर हो सके तो आप एसएचएम पढ़ के आइएगा, ठीक है। नहीं पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, मैं रिवाइज कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं उसको काम का एसएचएम रिवाइज कराऊंगा, इसमें एसएचएम वाले सवाल भी करेंगे थोड़े से, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में जो है और मजा आने वाला है, जैसा कि आप तो देख रहे हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तेरा ऐसा चैप्टर है, स्टार्टिंग में तो देख थोड़ी थोड़ी थ्योरी थी भाई, पहले लेक्चर में तो थोड़ा ज्ञान देना था भैया, बोला मतलब ऑब्वियसली पूरे साल कैसे पढ़ना है उसके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी था। लेकिन पहले लेक्चर में फिर चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, ये सारी चीजें बात करना जरूरी होती है। लेकिन उसके बाद जब से कूलम लॉ स्टार्ट हुआ है, आई होप आपको पूरा लेक्चर में मजा आ रहा होगा खूब बिंदास तरीके से, जैसे मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ रहा हूं। तो यस, आज के लेक्चर में भी कितना मजा आया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ठीक है। आज का पर्पस मेरा यही था, थोड़ा तेरा दिमाग खोलूं, ठीक है। रटना वटना कुछ भी नहीं है। हो सकता है मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो बाई चांस, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप मेरे सामने नहीं हो, तो अगर कोई हो गई है मिस्टेक तो आप प्लीज पैनिक मत होइएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर करेक्ट कराऊंगा। हमेशा हमेशा के लिए बोल रहा हूँ ये बात, इस बात को आप समझ के चलिएगा, क्योंकि सामने तो आप बोल देते हो ना सर ये गलती करती है, गलती करती है, अब तो तू है नहीं, तो मैं अकेला ही हूँ यहाँ पर, ठीक। तो बस आज के लेक्चर में बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइएगा, ठीक। ये लेक्चर वेस्ट जाता, समझ में आ रही बात, तो मेरे सामने ऑप्शन दिया, तो या तो मैं कैंसिल करा दूं, ठीक है, या फिर मैं किसी तरह समय निकाल के मैं कर दूं यहाँ रिकॉर्ड। तो फिर जो है मैंने सोचा यार अच्छा ठीक है, अगर हम लोग 5 7 8 सवाल भी कर लें तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो सीखेंगे ना भाई, ठीक। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर दिया है। आई होप इससे आपको फायदा मिला होगा। अब इसमें एक चीज और है, डीपीपी का सोल्यूशन, वो मैं बेटा तुझे बनाऊंगा। अभी स्लॉट थोड़ा सा स्टूडियो का स्लॉट मिल नहीं पाया था, तो मैं उसको हो सकता है तुझे किसी ना किसी फॉर्म में जल्दी से जल्दी मैं तेरे को बना के दूंगा। तो पैनिक बिल्कुल मत होना उस चीज को लेके, ठीक है ना। डीपीपी के सोल्यूशन लोग डोंट पैनिक, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लेना। इस सारे सवालों का प्रॉपर सॉल्व करना और मजेदार तरीके से सवालों के साथ खेलना, ठीक है। और भैया कितना मजा आया हो वो जमन जरूर 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 नीचे टाइप करें, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे बताएंगे इस बात को लेके कि मुझे आगे की क्लासेस कैसे रखनी है। अब मुझे इतना पता है धीरे धीरे बच्चे रिकॉर्डेड में भी शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी कारण में सो रहे हैं बेचारे, स्कूल जाते हैं और स्कूल का प्रेशर है, तो इसलिए उसी टाइम पे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं लाइव, वो 1 2 घंटे के बाद अटेंड कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूं उनका दर्द, तो लेकिन वो उनका उनका रिस्पॉन्स तो मुझे तो ऐसे ही पता चलेगा ना जो वहां पे कमेंट बॉक्स रहेगा, ठीक। तो आप उसमें जरूर टाइप करें, उस हिसाब से मैं आगे चीजें और ऐसी बढ़ाता चलूंगा। तो भैया फाइनली मिलते हैं मंडे की क्लास में, टेक केयर। आप सभी लोगों को नवरात्रि और सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते हैं मंडे की क्लास में। फोड़ा फाड़ी मचाएंगे मंडे को भाई साहब। और हाँ, इस सैटरडे को मैं पटना और संडे को मैं देहरादून आ रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग आसपास के हैं आइएगा जरूर, खूब मस्ती करेंगे वहां पर, ठीक है, खूब मस्ती करेंगे भाई साहब। अपना कद्दू गैंग दिखना चाहिए भाई, देख मैं बता रहा हूँ, देख, ठीक है। ये कद्दू गैंग फोड़ा फाड़ी मचाना चाहिए, हर जगह फोड़ा फाड़ी मचाना है। और मैं चाहता हूँ कि इस साल जेई एडवांस में और जेई मेंस में ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने कद्दू गैंग के पहुंचे, और पहुंचेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, पहुंचेंगे। चलो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर मंडे की क्लास में, टेक केयर।